This conference will now be recorded. सबका बैच था आपका स्टार्ट हुआ था 21st। Sir, 21st. लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? स्टेट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने स्टेट बताया था और मैंने कहा था कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया आप लोगों ने? कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो नहीं लग रहा पहले Yes, था sir. ना। नेक्स्ट हम लोगों ने बना दिया। तो बनाया सर वर्चुअल डोम यूज करके नहीं बता सकते थे। क्या कह रहे हैं? वर्चुअल डोम वर्चुअल यूज डोम करके सर ऐसे नहीं कर सकते। वर्चुअल डोम ही तो यूज किया था, और क्या यूज किया था रिएक्ट में? जब हम लोगों ने जैसे सर कैलकुलेटर ये रिएक्ट में बनाया था तो जैसे सर ये स्टेट यूज हुई है। सही से बोलो। हमने जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने को दिया था आपको, रिएक्ट में ही तो बनाने को दिया था। तो आप लोगों ने ये किस पे सर बनाया? ठीक में जावास्क्रिप्ट में बनाया है। बनाया? नहीं सर ये मैं ही बनाया है। बट सर आपने ऐसे कुछ करके बताया था ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐसे करके नहीं बना सकते सर। नहीं, ऐसे करके नहीं बना सकते। ऐसे करके कैसे बनाओगे जब वो एलिमेंट ही नहीं है तो उसमें? वर्चुअल डोम में एलिमेंट चला गया ना। अगर डोम में एलिमेंट रहता तो आप वैसे पढ़ते। यस सर। चलिए ठीक है, अभी हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया। इस प्रोजेक्ट को हम डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। कैसे ओपन करें? फाइल में गए, हम फोल्डर्स पे गए और हमने कहा 20 हम लोग एक टास्क करना चाहते हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जाए, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करें हम लोग, जिससे हमारा जो जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा है वो भी स्ट्रांग हो जाए हमारा। और हम लोग प्रॉपर लेयर्ड आर्किटेक्चर पे काम करके स्टेट मैनेजमेंट को सीख लें। स्टेट को अगर हम सीख पाएंगे और प्रॉप्स को सीख पाएंगे तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा यही हुआ कि हम लोग कैसे काम करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं।
और सभी को प्रैक्टिस भी करना, सभी को बनाना भी। हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, हम लोग इस टाइप के एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। शायद ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था आप लोगों ने। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था आप लोगों ने। क्या प्रोजेक्ट था? इसके अंदर हमने कहा आईडी, हमने कहा नेम, हमने कहा एड्रेस, और हमने कहा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पूरा लिखेंगे और यहाँ बटन होगा क्या? ऐड का, डिलीट का, सर्च का और मॉडिफाई का। और यहाँ पर होगा फर्स्ट, यहाँ होगा नेक्स्ट, यहाँ होगा प्रीवियस, और यहाँ होगा लास्ट। ये बटन्स होंगे। और यहाँ नीचे होगा एक टेबल। नीचे क्या होगा हमारा? ये टेबल। टेबल के अंदर ये ऐसे रिकॉर्ड्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, जिसमें आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये हिस्सा ऐसे दिखाई देगा। ऐसा फॉर्म बनाना है हमें, करना है CMS, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम का ये फॉर्म बनाना है और इस पे रिएक्ट पे हमें काम करना है। ठीक है, तो हमारा देखो साफ साफ समझ जरा, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर होगा। हम इसको क्या करेंगे? इसको कर देंगे हम प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में हम क्या करेंगे? ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको एक कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट बनाएंगे। किस नाम से कंपोनेंट बनाएंगे? हमने कहा क्या? कस्टमर डॉट जेएस करके कस्टमर का एक कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, और ये जो नीचे का टेबल दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे क्या कि ठीक है, ये जो टेबल है ये क्या है हमारा? हमने कहा डिस्प्ले कस्टमर डॉट जेएस। समझते रहना बात को। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स बने? दो कंपोनेंट्स बने। एक कंपोनेंट्स बना कस्टमर डॉट जेएस और दूसरा कंपोनेंट बना डिस्प्ले कस्टमर डॉट जेएस। दो हमने कंपोनेंट्स हमने बनाना है। दो कंपोनेंट्स हमने बना करके हमें देखना है हमें कंपोनेंट्स पे कैसे पास करते हैं और स्टेट बनाने का फायदा क्या है ये भी हमें समझना है। स्टेट में डेटा रखने का फायदा क्या है हमारा, ये भी समझना है कि करते क्या है। तो ये तो पहला कंपोनेंट लगाएंगे और उसके ऊपर ये साथ में दूसरा कंपोनेंट लगा देंगे तो ये काम हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? काम पैरेलली कर सकते हैं। ठीक है, तो और तो ये पेज बना करके हमें काम करना है। पैरेलली हम क्या करेंगे? इसको लॉजिक का सपोर्ट देंगे। ऐड, डिलीट, सर्च, मॉडिफाई जो करना है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक और जेएस की फाइल बनाएंगे, कस्टमर DLL, बिजनेस लॉजिक लेयर डॉट जेएस, ऐसा हम बनाएंगे। इसके अंदर सारा कस्टमर का कोड करेंगे, सारा कस्टमर का कोड करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह बता रहा हूँ और फिर हम लोग फास्ट काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग बनाएंगे कैसे, हम लोग सोचेंगे कैसे। तो हमने कहा कि हमारा फर्स्ट स्टेप तो प्रोजेक्ट है ही। ठीक है, फर्स्ट स्टेप प्रोजेक्ट है ही, आप सभी ने देखा हुआ। मैं यहाँ बना रहा हूँ डायरेक्ट स्टेप फर्स्ट हाइफन ऐप, या जो भी प्रोजेक्ट का नाम आपने सोच लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे, हमारे पास फोल्डर है किस नाम से? पब्लिक नाम से। ठीक है, फिर हम नीचे आ गए, यहाँ फोल्डर हमारे पास किस नाम से? SRC नाम से। ठीक है, फिर हम नीचे आ गए, SRC नाम से फोल्डर है। इस SRC के फोल्डर के अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है किस नाम से? और इसी के अंदर एक फोल्डर बनाना है किसके नाम से? BLL, बिजनेस लॉजिक लेयर के नाम से। कंपोनेंट्स के अंदर कौन सी फाइल होगी? वही कस्टमर डॉट जेएस। और दूसरी फाइल कौन सी होगी? डिस्प्ले कस्टमर डॉट जेएस। ठीक है, और BLL के अंदर कौन सी फाइल होगी? कस्टमर BLL डॉट जेएस। ऐसे फाइल स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। अब बना करके हम कम्युनिकेट करेंगे। देखो सभी लोग अलग अलग काम करेंगे, सभी इंडिपेंडेंट काम करेंगे। ये जो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम का BL है, ये इंडिपेंडेंट बनेगा। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम के BL में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कस्टमर को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सर्च करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देने होंगे। सारे ऑपरेशंस किसके अंदर देने होंगे? कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर BLL के अंदर देने होंगे।
और जो कंपोनेंट्स बनेंगे, जैसे ये कस्टमर कंपोनेंट बनेगा, इसमें डिजाइन बनेगा कस्टमर का, ठीक है। ये जो कंपोनेंट बनेगा इसमें डिस्प्ले करने का डिजाइन बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों कस्टमर को के अंदर हम लोग डेटा ट्रांसफर करेंगे। और जैसे जब ऐड हो रहा है तो ऐड होने पे क्या होगा, ऐड होने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, स्टेट के थ्रू मॉडिफाई करेंगे चीजों को, क्या करेंगे, स्टेट के थ्रू मॉडिफाई करेंगे, स्टेट का बेनिफिट देंगे, स्टेट यूज करके हमें क्या क्या फायदा हो रहा है, ये बात भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेट अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो स्टेट यूज करने का हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, हम लोग कैसे काम कर पा रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? तो ये काम हम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है, डिजाइन बना लेते हैं फास्ट, ठीक है। तो आप लोग लैपटॉप तो लाए नहीं है, लाए हैं? कुछ लोग लाए हैं। तो जो लोग पैरेलली करें तो सारी बातें स्टेप वाइज करें। और प्रोजेक्ट जरूर, जो मैं टास्क दे रहा हूँ उसको जरूर करो, अपने आप नहीं करोगे तो फिर रेट समझ में आनी नहीं है, दिक्कत आएगी। अगर कर लोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, तो कुछ टास्क तो आपको आते हैं, पहले से कुछ टास्क आते हैं। क्या है, हम लोग क्या करें, हमने कहा क्या, यहाँ गए हम, यहाँ आ गए हम, और यहाँ आने के बाद हमने कहा सोर्स पे गए, सोर्स पे जा करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोर्स पे गए और हमने कहा यहाँ आ गए, सोर्स के अंदर न्यू फोल्डर किस नाम से बना दिया, कंपोनेंट्स, और एक फोल्डर बना दिया हमने इसी से। प्रोजेक्टर से आ रही है क्या आवाज? अच्छा कोई बात नहीं, VLL। ये VLL है, ये कंपोनेंट्स है। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर हम आ गए और हमने कहा एक नई फाइल बनाए, किस नाम से, customer.js। इस कंपोनेंट के आगे अंदर आगे एक और नई फाइल बना रहे हैं हम लोग, किस नाम से, डिस्प्ले customer.js। डिस्प्ले customer.js दो बना लिया, जैसा हमने प्लान किया था कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे। हमने कहा customer.dll.js। लोग हमने अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, अलग अलग फाइल स्ट्रक्चर बना लिया। इन फाइल स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है, हमें इस फाइल स्ट्रक्चर पे काम करना, हम देखते हैं हम इस फाइल स्ट्रक्चर पे कैसे सर काम करते हैं। सर हाँ, सर जैसे हम जो BLL लिखे हैं, जैसे कस्टमर BLL नाम का फोल्डर जो बनाएंगे, सर उसको रिएक्ट में क्या बोलते हैं एक्चुअली, जैसे रिएक्ट का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। देखो रिएक्ट कहता है कि आप कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लो, उसके अंदर कंपोनेंट सारे बनाओ, और रिएक्ट ने ना कोई फोल्डर स्ट्रक्चर की गाइडलाइंस नहीं दी है। तो अच्छा। यस सर। रिएक्ट अगर आप पढ़ोगे डॉक्यूमेंटेशन से, तो रिएक्ट कभी नहीं कहा कि आपको ऐसे फोल्डर बनाने चाहिए, ठीक है। जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको पता चले कि काम कैसे करना चाहिए। देखो दो टाइप के टास्क, अब यहाँ पर हमें साफ समझ में आ रहा है। कंपोनेंट मीन्स व्हाट, कंपोनेंट का मतलब क्या, कंपोनेंट का मतलब है कि एक यूआई एलिमेंट, कंपोनेंट का मतलब एक यूआई एलिमेंट। तो यूआई एलिमेंट मीन्स पार्ट ऑफ डिजाइन, मीन्स पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। आप समझने की कोशिश करो, अगर सामने का फ्रंट डिजाइन बन रहा है तो डिजाइन क्या है, वो क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर है, PL है। मीन्स मैंने क्या कहा, आपका नाम क्या है, मनीष। आदिल। मैंने मनीष को कहा कि मनीष ऐसा करो कि आप जो है कस्टमर का जो एड इंसर्ट वाला जो पेज है ना वो बना दो। तो वो क्या करेंगे, customer.js के नाम से एक फाइल बनाएंगे, उसमें कंपोनेंट बना लेंगे कस्टमर के नाम से, और उसमें ID इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स, नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे करके प्रोग्रामिंग करना वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा कस्टमर वाला जो है एक प्रेजेंटेशन लेयर होगा, ठीक है। तो डिजाइन पूरी प्रेजेंटेशन लेयर की बन गई। प्रेजेंटेशन लेयर आपको याद होगा, जावास्क्रिप्ट पढ़ाते वक्त हमने आपको समझाया व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। बगैर नोटबुक देखे कौन कितने लोग हैं जो बता सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर? यूजर्स को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराना किसका काम है, प्रेजेंटेशन लेयर। और इनपुट लेना भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। इनपुट जो है, यूजर का इनपुट लेना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना आउटपुट भी शो प्रेजेंटेशन लेयर। करना, और इसके आउटपुट अलावे शो करना भी।
आउटपुट शो डेटा करना। DLL को प्रोवाइड करना। इसको कौन रहा है? जैसे DLL के फंक्शंस को कॉल करना किसका काम है? प्रेजेंटेशन लेयर का प्रेजेंटेशन काम है। और नोट नोट किया था आपने? देख के बता। कोई नोट्स देख करके बताया कि मैंने क्या नोट्स कराए हैं? User design, user interface, collect input data from user, display data to user, write event-related orders for UI, calling of business logic layer function according अब देखो यही करा था कि पहले तो क्या डिजाइन बनाना, ठीक है, यूजर इंटरफेस डिजाइन करना, दूसरा पॉइंट हमने बताया था क्या, यूजर से इनपुट लेना, तीसरा पॉइंट बताया था यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, चौथा पॉइंट बताया था इवेंट रिलेटेड कोड लिखना किसका काम है, जो प्रेजेंटेशन लेयर के इवेंट्स है उनके लिए कोड लिखना किसका काम है, उनके लिए कोड लिखना किसका काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। फिर बताया था बिजनेस लॉजिक लेयर के फंक्शंस को कॉल करना किसका काम है। 5 टास्क मैंने दिए थे, ठीक है, ये 5 टास्क मैंने बताए थे। बीएलएल के क्या टास्क होते हैं? केवल और केवल फंक्शंस बनाना ऑन बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये हमने बताया था कि ये काम करना है कि प्रेजेंटेशन, तो आप दो लेयर्स को अलग कर पाओगे, दोनों इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ऐसे इंडिपेंडेंट होते हैं लोग, ऐसे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमें प्रेजेंटेशन लेयर अलग बनाना है, बिजनेस लॉजिक लेयर अलग बनाना है, और ये सोच समझ करके हमें काम करना है कि हम कैसे प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करेंगे और कैसे हम बिजनेस लॉजिक लेयर पे काम करेंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सोचते हैं और हम देखते हैं कि हमें कैसे काम करना है। तो कस्टमर बीएलएल पे जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर डॉट जेएस डिजाइन बनाते हैं। कस्टमर डॉट जेएस पे आकर के, तो कस्टमर डॉट जेएस पे RFCE ये आ रहा है मेरा, मैंने एंटर कर दिया, ये बन गया, कस्टमर बन रहा है। इससे डिव रखते हैं। सर जब मैं करता हूँ ना इसमें तो एरो फंक्शन बन के आते हैं। तो एरो फंक्शन यूज करो, अच्छी बात है, नए वर्जन में एरो फंक्शन दे रहे हैं। हम भी इसको एरो अच्छा फंक्शन बना दें। एरो फंक्शन बनाना हुआ तो कैसे लिखेंगे? कॉन्स्ट लिख देंगे, कॉन्स्ट लगा दिया या var लगा दिया। मैं कॉन्स्ट var में बहुत वो नहीं करता हूँ। ऐसा किया, नाम रखा कस्टमर, और क्या किया, कॉन्स्ट कस्टमर, हमने क्या किया, वेरिएबल इक्वल्स टू, अच्छा ये पहले लिखते हैं। ऐसे लिखा हुआ आता है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बताओ, समझने में कोई दिक्कत है किसी को? हमने कौन कस्टमर बनाया और ये एरो फंक्शंस बना करके फंक्शंस बना दिया, तो अभी भी कस्टमर ही हमारा वो फंक्शन है। एरो फंक्शन लिख के भी कर सकते हो। तो अब अगर किसी में एरो फंक्शंस आ रहा, तो वही जो रिएक्ट वाला जो ऐप है या फिर जो नए एक्सटेंशन आ रहे हैं वो एरो फंक्शंस बना दे रहे हैं। तो कोशिश करो एरो फंक्शन ज्यादा से ज्यादा लिखने का, एरो फंक्शन ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो तो बेटर प्रैक्टिस है। हर फंक्शंस को आप एरो फंक्शन बना सकते हो। ओके सर। ये की ठीक है, यहाँ आ गए। अब हमें क्या करना, हमें डायग्राम बनाना है, तो हम या तो टेबल ले लें या फिर जैसे चाहो वैसे आप डायग्राम वगैरह बना सकते हो, आईडी नेम एड्रेस लेकर के बना सकते हो, कुछ सीएसएस लेकर के लिख करके भी बना सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डायग्राम, एक छोटा सा पहले ना डायग्राम बना लेते हैं, किसी एचटीएमएल पेज पे डायग्राम बना लेते हैं एक सीएसएस लगा करके, ठीक है, एक एचटीएमएल पेज, और फिर उसको यहीं पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। और करते वक्त हमें क्या गाइडलाइंस कुछ फॉलो करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो अभी कंपोनेंट वाला आया ना, तो मैं यहीं पर क्या कर रहा हूँ, रैंडम ही कंपोनेंट के अंदर ही एक न्यू फाइल बनाता हूँ, कस डॉट, इस फाइल को यूज नहीं करेंगे, केवल अभी प्रैक्टिस के लिए बनाना है। कस डॉट एचटीएमएल बना रहा है मैंने, और मैंने क्या किया, यहीं पर एक और फाइल बना दिया, कस डॉट सीएसएस। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सीएसएस आता है थोड़ा, ठीक है, आप स्टाइल थोड़ा लिख सकते हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैंने ऐसा दोनों बना दिया, कस डॉट एचटीएमएल पे आया, ठीक है, कस डॉट
क्योंकि हमें इस कोड को यूज करना है। मैं यहाँ पर आ गया और मैंने क्या किया, HTML में ये ऐसा यहाँ पे आ गया। हमने कहा क्या, जो भी है कस्टमर मैनेजमेंट, हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक डिव बना दिया, हमने एक डिव बना दिया और डिव के अंदर जो हम एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने इस डिव के अंदर एक और डिव बना दिया, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाया और इस डिव के अंदर हमने एक लेबल लिखा और लेबल के अंदर हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया यहाँ पर ID कॉलन, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इनपुट लिखा और इनपुट लिख करके हमने क्या किया, यहाँ पर इनपुट लिख दिया मैंने और इनपुट टेक्स्ट हो गया। यहाँ पर हमने चलो आईडी दे दिया, आईडी देने की इच्छा तो दे सकते हैं, हमने कहा txt आईडी दे दिया और यही आईडी हमने किस में रख दिया, ये आईडी हमने यहाँ पर रख दिया। एक डिब हमने आईडी के लिए बना दिया। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा डिब बना लेते हैं। बूटस्ट्रैप भी लगा सकते हो फॉर्म जैसा बनाने के लिए, तो और अच्छा बन जाएगा। हमने आईडी की जगह हमने क्या किया, txt नेम ले लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, नेम कर दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, नेम कर दिया। एक और डिव ले लेते हैं, इसमें हमने क्या करते हैं, एड्रेस, और एड्रेस से थोड़ा बड़ा रखना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको इनपुट ना लेकर के आप ऐसा ले सकते हो, क्या ले सकते हो, टेक्स्ट एरिया ले सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा बड़े में, मीन्स पूरा बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स सा दिखाई देगा। हमने टेक्स्ट एरिया ले लिया और आईडी इसको ऐसा डाल दी। फिर हमने क्या किया, एक और डिव ले लिया हमने, एक और डिव लगा दिया हमने और फिर हमने क्या किया, एड्रेस कर दिया। इसमें हमने कहा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर दे दिया हमने, ठीक है। एक और डिव लगाते, एक और डिव लगाते और यहाँ पर इनपुट, बटन कर दिया और वैल्यू हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। वैल्यू इक्वल्स टू हमने कहा ऐड कर दिया और फिर हमने क्या कहा, सर्च कर दिया। फिर हमने कहा डिलीट कर दिया, ठीक है। एक और डिव ले लेते हैं, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट। देखो जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तो आपके दिमाग चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कैसे काम आपको करने चाहिए, बैठ करके धीरे धीरे टाइम ले लेकर करने चाहिए। हमने ये डेव डेव ये बना दिया, ठीक है। और अभी नॉर्मल प्रैक्टिस पे अगर गो लाइव से रन करा, हमें तो ऐसे ही, हमने क्या करना है, गो लाइव से रन के अजीब सा दिख रहा है ना, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, देखते हैं क्या हम थोड़ा CSS लगा सकते हैं। हम लोग थोड़ा ठीक कर लेते हैं, कैसे ठीक करेंगे। हमने क्या, लिंक और डॉट स्लैश कस डॉट सी एस एस लगा दिया, कस डॉट सी एस एस लगा दिया। तो हम लोग
कुछ करते हैं, देखते हैं कस डॉट css लगा के इसको कैसे थोड़ा बेटर कर सकते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसका css लिखना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लेकिन css लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अलग अलग ये पूरा div है ना, ये जो div है इसको एक क्लास दे देते हैं कोई, ठीक है। बॉडी के अंदर div है तो इसको हमने क्या दे दिया, इसको एक क्लास दे दिया हमने, और क्लास का नाम हम दे देते हैं। एक दिन मैं ऐसे ही देख रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं ना, स्ट्रक्चर जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्लान करते हुए क्लास के नेम देते रहते हैं, क्लास का नेम देते रहते हैं, फिर सीएसएस में जाकर के सभी क्लास नेम को प्रॉपर लिखना पड़ता है। तो मुझे बड़ी दिक्कत सी फील हो रही थी, तो फिर मैंने कहा कि कोई टूल होना चाहिए जो टूल क्या करे कि एचटीएमएल को देख करके उसके कोरस्पॉन्डिंग सारे क्लास डॉट क्लास लिख करके कर्ली ब्रेसेस बना करके सीएसएस में कुछ कोड लिख दे। तो मैंने देखा एक्सटेंशन मिल गया, मुझे मिल गया था, तो मैंने उस पर काम किया था, फिर ढूंढूंगा फिर मिल जाएगा। तो आपको जब कोई लगे ना कि आपको कोई डायनेमिक काम करना हो, कुछ लगे कि ठीक है ये काम करने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो कोई एक्सटेंशन है क्या, कुछ ऐसा जिससे आपको कोड में हेल्प हेल्प मिल जाए, तो ऐसे आप ढूंढ सकते हो। अभी हमने क्लास का हमने कहा मेन, ऐसे हमने ये बना दिया, मेन बनाया। मेन हम क्यों बना रहे हैं, मेरा टारगेट का मेन कौन सा है, अगर आप थोड़ा सा चलो, ये हमारा बॉडी है ही, तो बॉडी का कुछ बैकग्राउंड बना देते हैं, कलर कैसा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, हम लोग नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा क्या, बॉडी लिखते हैं, बॉडी लिखा हमने, और बॉडी के अंदर बॉडी का बैकग्राउंड कुछ दे देते हैं। क्या दे दें हम लोग, हमने कहा बैकग्राउंड कलर, कौन सा कलर दें आप बता सकते हो, कौन सा बोल रहे हैं? कौन से दे हाँ, विषय कौन सा लिख देते, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको बीच वाले को कुछ कलर दें, इंडिगो, चलो ठीक है वो देते रहना, आप देना, मैं अभी कलर हम लोग तो कुछ करना चाहते हैं। फिर हमने कहा क्या, डॉट, क्या था, मेन था ना, मेन बना, मेन को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हमने क्या देना है, मेन को हमने बैकग्राउंड कलर कुछ दे दिया, क्या दें, हाँ, एक आध कलर हम लोग हटा देंगे फिर ना जरूरत के हिसाब से। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको बताना, ठीक है। अभी तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, मैंने इसको, ये जो विड्थ जो दिख रहा है ना, इस विड्थ को थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है। इतना बड़े में ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं करना, मैं चाहता हूँ क्या कि इसके विड्थ को थोड़ा कम कर दूं। तो बाय डिफॉल्ट बॉडी का विड्थ कितना होगा, 100% ले लेता है वो, ठीक है। तो 100% ले लेता है, मैं क्या करता हूँ, मेन का जो है विड्थ क्या कर देता हूँ, विड्थ हमने कर दिया कुछ 40%। इसका विड्थ 40% होगा, थोड़ा बढ़ा भी देंगे, 40 की जगह मैं इसको क्या करता हूँ 50% कर देता हूँ। मैंने 50% कर दिया, 50% कर दिया, तो ये 50% हो गया। लेकिन इसको हम क्या लाना चाहते हैं, सेंटर पे लाना चाहते हैं, इसको हम क्या करना चाहते हैं, सेंटर लाना चाहते हैं। कैसे करेंगे बताओगे कोई, मार्जिन क्या करो, ऑटो। और मार्जिन ऑटो कर दिया, तो ये जो है ये हमारा सेंटर पे आ गया, ठीक है। मार्जिन ऑटो कर दिया, सेंटर पे आ गए। अब हमारे पास, हमें पता है ये एक डिव है, ये एक डिव है, सब के सब ये डिव के अंदर है, या फिर हम इनको एक डिव के अंदर भी रख सकते थे। इतने सारे डिव बनाने के बजाय हम क्या कर सकते थे, इसको जो है अगर मैं देखूं, सॉरी, कौन सा था, कस्टमर डॉट एचटीएमएल था ना, यही है, कस्टमर डॉट एचटीएमएल है। इसको हमने, जिसको हमने क्या किया, मेन डिव जो है, मेन डिव के अंदर रखा। ये जो है ना, इतने सारे जो डिव हमने बनाए, इसको हम हटा भी सकते हैं। फिर हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। इसको एक डिव में कर दिया, और इसको क्लास दे दिया क्या, और क्लास दे दिया, फिर इसको बी हमने आर टैग कहा, लगाना पड़ेगा। नहीं स्टाइल करेंगे, वीआर टैग क्यों लगाएंगे। हमने कहा ना डिव लगाया, और डिव में हमने कहा क्या,
इसका नाम दे दे हमने चाइल्ड, मेन चाइल्ड। इनपुट एलिमेंट हमने इसका क्लास दे दिया। इनपुट एलिमेंट क्लास में नॉर्मली हाइफन यूज कर तो बेटर प्रैक्टिस है। इनपुट हाइफन एलिमेंट यूज किया और ये डिव यहाँ से उठा करके हमने कहाँ रख दिया, इसको इसके अंदर पैक कर दिया, है ना। ये ठीक है, देख लेते हैं डिव मिस मिस तो नहीं हुआ ना। ये डिव जो है, ये वाला डिव जो है नीचे वाले को, एक एक्स्ट्रा टेबल है दूसरे का। जिस पे कर्सर ये, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा डिव है। ये डिव हो गया और ये डिव ये नीचे वाले का हो गया, और फिर ये डिव इनपुट का हो गया है, और ये डिव तो ये हमने कहा बटन्स क्लास लगा दिया। हमने कहा इनपुट बीटीएन और सेम क्लास इनपुट। इस डिब में दे दिया, इतने ही डिब लगाए थे ना, ठीक। अब ये हमारा है, ये सारे एक साथ दिख रहे हैं, ये हमारे सारे एक साथ दिख रहे हैं। हमें क्या करना है, वन बाय वन लाना है इनको, क्या करना है, वन बाय वन लाना है। तो क्या करें, इन सभी का डिस्प्ले इनलाइन है, एक बार में ले आने के लिए इनका डिस्प्ले क्या कर सकते हैं हम, ब्लॉक कर सकते हैं। समझ आ रही बात। तो डिव के अंदर जो एलिमेंट है, डिव के अंदर कौन सा डिव है, देखो ध्यान से समझो जरा। हमें किनको अभी करना, कंट्रोल करना है, ध्यान से देखना जरा। हमें किसको कंट्रोल करना है, हमारे पास एक डिव है, इस डिव के अंदर जितने इनपुट है सभी को मैं ब्लॉक करना चाहता हूं। तो इनकी सीएसएस कैसे लिखूंगा, देखो डिव का नाम है मेन, तो डिव के जो चाइल्ड है, मेन के जो चाइल्ड है, लिखने के लिए हमने कहा मेन, और उसके जो चाइल्ड डिव, मेन का जो चाइल्ड डिव है, ठीक है, मेन का जो चाइल्ड डिव है, और इसके अंदर, सॉरी उस डिव का नाम क्या था, हमने डिव का नाम भी तो कुछ रखा था। एक सेकंड, मैंने थोड़ा देखते हैं। इस डिव का नाम रखा था इनपुट एलिमेंट। इसके जो है उसके हमने कहा इनपुट एलिमेंट। स्पेस किस लिए होता है, उसके अंदर के जो चाइल्ड होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए होता है। तो इनपुट एलिमेंट के जो चाइल्ड है, चाइल्ड कौन से, मैंने कहा इनपुट, और फिर उसके लिए स्टाइल पर देखो। इनपुट एलिमेंट ये क्लास था, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डॉट क्लास, डॉट लगाएंगे, डॉट इनपुट एलिमेंट, और उसके अंदर के जो इनपुट्स हैं उनको हमें कंट्रोल करना। उसके अंदर इनपुट्स क्या है, जो आपने जो जो इनपुट विजेट्स लगाए, देखो ध्यान से देखना कौन से लगे इनपुट, कौन कौन से। एक तो ये वाला है, ये वाला है, ये इनपुट है टेक्स्ट एरिया, तो हम टेक्स्ट एरिया को अलग से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। और ये, तो इन सबको हम ब्लॉक करेंगे तो सभी के सभी न्यू लाइन में आएंगे। तो ट्राई करते हैं, जरा देखते हैं जरा। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, मैंने कहा अब उस इनपुट को मैं हैंडल कर रहा हूं, तो मैंने कहा क्या, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। देखो कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे आ गए, लेकिन अभी इसका डिस्प्ले ब्लॉक नहीं हुआ। तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक करने के लिए उस टैग का नाम क्या था, ये लिया, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमा ला के क्या दे सकते हैं, टेक्स्ट एरिया दे सकते हैं, टेक्स्ट एरिया दे सकते हैं टैग जो है। तो आप देखो जरा क्या सब, ये कह रहे हैं इस पूरे को और इसको अलग से, दो को मिलाने के लिए, एक साथ हम करने के लिए ये यूज करेंगे। ये आ गए, दिखाई दे रहा है आपको, ये आगे सभी को दिख रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हैं। ये हमने लिख दिया, ये ऊपर वाले पे हम काम कर रहे हैं। अभी भी ये उतना मजा नहीं आ रहा, एक तो मार्जिन वगैरह पैडिंग, और जब तक आप सेट नहीं करोगे ना उतना मजेदार दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो पहले हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या कि ये जो है ये थोड़े से बड़े बड़े दिखाई दे, और इसको हम थोड़ा कंट्रोल करते हैं। देखो जरा कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले तो जो मेन है हमारा, मार्जिन हमने ऑटो कर दिया है, ठीक है, ये मार्जिन ऑटो किया, तो ये तो मेन। अच्छा, इसके अंदर हमारा जो इनपुट एलिमेंट है, तो हम डायरेक्ट केवल इसको पकड़ते हैं, किसको, केवल हमारा इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट मतलब क्या,
कि ये सारे इन सभी का कंटेनर, तो इसमें क्या इनको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा दूर हो जाए उससे, क्या कर सकते हैं, मार्जिन कर सकते हैं ना, हम मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हम मार्जिन देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम मार्जिन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जरा, मार्जिन दिया हमने और ये सारा ही मार्जिन है। टॉप से कितना देना है, टॉप से हमने कहा कि मार्जिन टॉप से कितना दे दो, टॉप से हमने कहा कि 10 पिक्सल्स दे दो। लेफ्ट से कितना देना चाहते हैं, लेफ्ट से हम देना चाहते हैं, हमने कहा लेफ्ट से भी हमने कहा 20 पिक्सल्स दे दो। टॉप हो गया, सॉरी टॉप के बाद क्या होता है, टॉप के बाद राइट होता है, राइट से 20 पिक्सल्स किया, लेफ्ट से भी 20 पिक्सल्स कर दिया हमने, और बॉटम से भी चलो 10 पिक्सल्स कर दिया। फिर अभी किसी एक को चेंज करना तो करेंगे, हमने ऐसा कर दिया। देखो मार्जिन नहीं देना था, क्या देना था ये, पैडिंग देना था। पैडिंग दिया, थोड़ा सा डिफरेंसेस दिखाई दिया, थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा सकते हो, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको भी इसके अंदर सेंटर में लाना चाहते हैं, देखना जरा ध्यान से, इस पूरे हिस्से को हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर वाले एलिमेंट को सेंटर में लाना चाहते हैं। ये इस देखो किस एलिमेंट को सेंटर में लाना चाहते हैं, ध्यान समझना, हमारा जो इनपुट एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ ना, तो इसको भी हम क्या करना चाहते हैं, इसकी विड्थ जो है सो है ये, मार्जिन हमने क्या किया, मार्जिन इसका ऑटो कर दिया। वैसे तो वो बाय डिफॉल्ट भी उसी के साथ सेंटर में ही है, लेकिन फिर भी हमने ये ऐसा लिखा, हमने इसको मार्जिन ऑटो कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं, जो जिसके एलिमेंट्स को ब्लॉक किया ना, इनका विड्थ, विड्थ में क्या कर रहा हूँ, विड्थ में कर रहा हूँ 100%। देखना जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, विड्थ 100% किया, विड्थ 100% किया, इनपुट वालों का विड्थ 100% किया, तो थोड़े ये फुल हाइट में दिखने लगे, दिखाई दे रहा है आपको, फुल हाइट में दिखने लगे, ये इनपुट वालों का विड्थ 100% किया, फुल हाइट में दिखने लगे। अब क्या कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा चाहो तो आप कॉर्नर वगैरह दे सकते हो, तो थोड़ा सा देखने में और ये खूबसूरत से दिखने लगेंगे। हमने क्या कहा, कॉर्नर रेडियस देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू हमने कहा क्या, 5 पिक्सल्स का हमने दे दिया, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स का दे दिया। और अब देखो जरा, ये सारे थोड़े से कॉर्नर से बॉर्डर से दिख रहे हैं, इस पूरे का भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे दूं, ठीक है, इस पूरे को भी बॉर्डर रेडियस दे दूं। तो इसको देने के लिए हमारा मेन है, मेन का हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस हमने कहा 10 पिक्सल्स दे दिया। और मार्जिन ऑटो तो हमने दिया ही दिया है, हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, टॉप से मैं मार्जिन थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं, मैंने कहा 30 पिक्सल्स, सॉरी मार्जिन नहीं, मार्जिन ऑटो किया ना, चलो मार्जिन नहीं, मैं क्या करना, अच्छा मेन से मार्जिन, ठीक, मार्जिन नहीं, मेन के अंदर एलिमेंट है ना वो, तो यहाँ से हम क्या करें, पैडिंग करेंगे, कहाँ गया, नहीं ठीक नहीं लग रहा है, इसको हमने हटा दिया। अभी देखते हैं, हमने तो कहाँ तक दे दिया था, हमने ये दे दिया इसको ना, ऐसे ही दिया था ना, तो चलो ठीक है, थोड़ा काम कर सकते हैं। बाकी जो है आप क्या कर सकते हो, इन बटन्स पे, ये जो बटन्स है इनको क्या देना चाहते हो, कैसे मैनेज करना चाहते हो, इनको भी कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत मैनेज करके ऊपर कस्टमर फॉर्म लिख करके, अच्छा इसको मैं ऊपर से नीचे लाना चाह रहा था ना, इस पूरे को मैं ऊपर से नीचे लाना चाह रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन को ही मैं नीचे लाना चाह रहा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मार्जिन टॉप ही तो देना पड़ेगा, हाँ मार्जिन टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से, मार्जिन टॉप, और हमने कहा क्या, 50 पिक्सल्स। देखो जरा, अगर हमने ऐसा सही किया तो ये, हाँ ठीक है, अभी आ गया ना ऊपर से नीचे, क्योंकि पहले इसके अंदर आ रहा था। हमने मार्जिन टॉप दिया, तो और थोड़ा सा सेंटर वगैरह करके नीचे लाके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो।
इनके फॉन्ट साइज से कंट्रोल करो, इनके विड्थ वगैरह थोड़ा बढ़ा दो, तो आप सीएसएस लगा करके जो नॉर्मल पेज था उसको अच्छा कर सकते हो। ठीक है, बूट स्टेप लगा दो और अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बूट स्टेप के अंदर फॉर्म बनाने के क्या है, सीएसएस लिखे हुए हैं, उन सीएसएस को आप यूज करोगे तो अच्छा कर लोगे। ठीक है, अब जल्दी आप लोग की बूट स्टेप की क्लासेस भी शुरू होने वाली है। अब ये बटन्स लगे हुए, इन बटन्स पे भी कुछ स्टाइल कर सकते हो। बटन्स पे कुछ स्टाइल करने के लिए इनका बटन्स 4 बटन है, 25% कर देंगे तो सारे का 20% करके देखो क्या करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसको इन बटन्स को अब बताना बटन्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, थोड़ा बताना मुझे। ये है बटन्स, किसके अंदर रखा हुआ, देखो बटन्स जो है इनपुट बटन लिखा हुआ हमने। इनपुट बटन के अंदर इनपुट जो है उनको हमें कंट्रोल करना है। तो मैंने क्या किया, देखो ये इनपुट सीएसएस में आ गए और हमने कहा क्या, इनपुट बटन, और इसके अंदर जो इनपुट है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इनपुट बटन के अंदर जो इनपुट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारा वेब डिजाइनिंग का बैच है उसमें हमने सेलेक्टर जो है अभी सिंपल सेलेक्टर पढ़ाया था। ये जो है पार्ट ऑफ कॉम्बिन क्या कहते हैं उसको, कॉम्बिनेटर्स है, जिसका पार्ट है वो शायद आज कवर कर दूंगा, तो आज उनको और बेटर समझ में आने लगेगा। तो इनपुट बटन्स लेकर के इनपुट किया हमने। अब इनपुट को क्या करना, हमने कहा कि इसकी विड्थ जो है कितना कर दिया हमने, 20% कर दिया। बिल्कुल डॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्लास है ना, हमने विड्थ 25% कर दिया, तो देखो दोनों के विड्थ कंट्रोल हो गए। विड्थ हमने क्या किया, 25% किया, तो दोनों के विड्थ हमारे कंट्रोल हो गए। और लेकिन अभी भी जो है ना ये हमारे पास जो है बराबर नहीं आया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो हमारे यहाँ फिट करने के लिए जो इनपुट बटन है ना, इसको अलग से लिख दो, इनपुट बटन, और इसका मार्जिन क्या कर सकते हो आप, सॉरी, इसका मार्जिन कर सकते हो आप ऑटो। मार्जिन ऑटो करोगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। और विड्थ क्या कर दो, विड्थ इसका आप कर सकते हो, जैसे हमने कहा क्या 80% कर दिया या 90% कर दिया, तो अपने पेरेंट का ये कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं, तो थोड़ा सेंटर में जाता हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ा यहाँ से हट गया, लेकिन अभी भी इसके बीच के हिस्से में उतना सेंटर नहीं है। हम थोड़ा सा मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या कहा, इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम हमने दे दिया कितने पिक्सल, हमने कहा 10 पिक्सल्स दे दिया हमने। तो आप देखो जरा इन दोनों के मार्जिन, इसका भी तो मार्जिन आना चाहिए था। सर वो मेन में देंगे ना, नहीं क्योंकि मेन नहीं, से ये हमें ऊपर बटन है करना है। ना, बटन का दूसरे एलिमेंट से मार्जिन अगर हम देंगे तो किससे जाएगा वो, उसके साथ तो ऊपर वाला ही तो है। विड्थ देना होगा, विड्थ हमने दे दिया 90% दे दिया। अच्छा, हाइट बॉटम, ये देखो ना, ये किसके अंदर लिखा हुआ है, इसका तो बॉटम आ गया, इसका बॉटम में ये नीचे नहीं गया। ये नीचे नहीं जाने के पीछे क्या लॉजिक है, देख ले सर जरा। हाइट नहीं दी होगी ना, हाइट नहीं दी है शायद, विड्थ हाइट से दे रखी है मार्जिन का क्या ओनली। लेना देना, इनपुट बटन है ना, ये भी इनपुट बटन है। इनपुट बटन को मार्जिन दिया, तो इनपुट बटन किसके अंदर है, इसी के अंदर तो है, ये डिव के अंदर है। तो इस डिव के साथ मार्जिन, अच्छा इसके अंदर, नहीं नहीं नहीं, इसका क्या होगा, ये पैडिंग होगा क्या, इसके अंदर है तो, इसके अंदर है तो ये क्या होगा, इसका पैडिंग होगा मेरे ख्याल से ना। परफेक्ट, पैडिंग होगा। जस्टिफाई तो हाँ, मेन क्लास में भी कर सकते हैं, पैडिंग है तो बॉटम कर दिया अगर होगा। ये आ गया ना पैडिंग, जो हम करना चाहते थे वो हो गया।
आपको थोड़ा देख के करना पड़ेगा, देख के समझ के करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करते रहोगे हो जाएगा। अभी भी ये थोड़ा टेढ़ा दिखा, थोड़ा इसको सीधा करना है हमें। तो इसको हम ये जानते हो क्या हो रहा है, ये क्यों क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो इसकी विड्थ है 90% है और अंदर वाले एलिमेंट 20-20% है। तो 20-20% और इनके बीच का अगर थोड़ा गैप बढ़ा दे तो करीब करीब सेंटर में आ सकते हैं ये। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 है ना, 2-2% बढ़ा दें तो हम क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स है इनपुट, कौन से इनपुट है इसके अंदर, जो इनपुट बटन वाले का मैंने कुछ लिखा था ना, इनपुट बटन जो है इसकी जो है मार्जिन होगा ना, इनपुट जो इसके अंदर जो इनपुट्स है इनका, हाँ मार्जिन जो है हमने क्या किया, 2%। देखो जरा, फिर कोई सेंटर में आ गया, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया, पैडिंग वगैरह हटा सकते हो। तो खैर चलो, इतने से काम चला लेते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा हमने ऐसा कर दिया, हमने ये बनाया, हमने सीएसएस लगा दिया, इसको हमें रिएक्ट पे ले जाना है। इसको हमें कहाँ ले जाना है, रिएक्ट पे ले जाना है। रिएक्ट पे ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे, कैसे यूज करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो रिएक्ट पे जब भी ले जाना, तो देखो समस्या क्या है कि रिएक्ट जो है हमारा नॉर्मल, रिएक्ट के अंदर जो हम लोग रिटर्न करते हैं ना, वो एलिमेंट होता है, वो कोड क्या है, वो जेएसएक्स का कोड है। तो हमारे पास कोई भी डिजाइन होनी चाहिए, जैसे ये हमने डिजाइन किया, इस एग्जैक्ट डिजाइन को मुझे कहाँ पहुंचाना है, कस्टमर जो कंपोनेंट बना है वो कंपोनेंट एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए। तो पहली बात, वो कंपोनेंट ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना क्या होगा, डिव क्लास मेन है, ये पूरी डिजाइन हमारा इसके अंदर है, इसी को कॉपी करके वहां पर लेकर, सॉरी, पूरे को लेकर के हम चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, समस्या क्या है, समस्या क्या है, देखो कुछ समस्या मैं बताता हूँ। इस कोड को हमें क्या करना है, रिएक्ट में ले जाना है। तो रिएक्ट में हमारा जो कोड का फॉर्मेट चलता है वो प्योर एचटीएमएल नहीं चलता, वो जेएसएक्स चलता है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशंस, जैसा मैंने बताया था जेएसएक्स चलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जेएसएक्स की कोड को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। तो कैसे समझ सकते हैं जेएसएक्स के कोड को, देखो ध्यान से। जेएसएक्स मीन्स ऐसा कोड जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी है और जिसके अंदर एचटीएमएल भी। तो जेएसएक्स का जो इंजन है वो क्या करता है, उस कोड को पार्स करके एचटीएमएल में कन्वर्ट करता है। तो एचटीएमएल में कन्वर्ट करता है तो होता क्या है कि जैसे ये हमने सिंटेक्स लिखा है, इस सिंटेक्स में जो जो चीजें हमने लिखी है उसको क्या चले करेगा कि उसको कन्वर्ट करेगा, वो अपने जेएसएक्स में ले जाएगा। तो हम अगर सेम कोड को लिखते हैं तो सेम कोड एक ही कोड है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी रन होना है, जिसके अंदर एचटीएमएल भी रन होना है। तो कुछ चीजों में उसको कंफ्यूजन होता है, जैसे क्लास ये लिखा हुआ है, तो क्लास जो है, पी क्या ऐड करने को कह रहे हैं भाई, सर रिएक्ट के ग्रुप में पी ऐड कर दीजिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, रिएक्ट के ग्रुप पे ऐड कर दीजिए आपको, अच्छा पी पता नहीं क्या लिखा, चलो वो काउंसलिंग टीम करती है, ठीक है, आपको काउंसलिंग टीम से बात करनी पड़ेगी, वो चेक करेंगे उसके बाद ही आपको ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं ऐड हुआ तो आप काउंसलिंग मेंबर से किसी से बात कर लीजिए। चलिए खैर, मैंने कहा क्या, देखो ध्यान समझने की कोशिश करना, ये जो क्लास है जावास्क्रिप्ट के कुछ कीवर्ड्स बने हुए हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे क्लास कीवर्ड है क्लास डिफाइन करने के लिए, फॉर लूप में आप फॉर लिखते हो, फॉर क्या है कीवर्ड है, इफ लिखते हो कीवर्ड है। तो ऐसे कीवर्ड जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होते हैं वो जेएसएक्स में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी आपको फॉर लिखना है, तो और जावास्क्रिप्ट में आपको क्लास लिखना है, तो वो कीवर्ड अलाउड नहीं है, उन कीवर्ड्स को आपको बदलना पड़ेगा। तो उन कीवर्ड्स को जेएसएक्स में क्या किया गया, बदल दिया गया। तो जेएसएक्स से कुछ गाइडलाइंस है कीवर्ड्स के, जैसे क्लास है, क्लास को क्लास में लिख करके हम लिखते हैं क्लास नेम, नाम फिक्स है, क्लास नेम लिखते हैं।
जैसे ये फॉर लिखा, फॉर को क्या लिखते हैं पता किसी को? हाँ, फॉर को क्या लिखते हैं? सर लेबल फॉर HTML शायद ये है। HTML4 HTML4 आएगा। HTML4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, तो अलग अलग नाम इसको दे दिया, कुछ को नाम दिया है, कुछ ये लिमिटेड है। प्लस इसकी गाइडलाइंस क्या कहती है? इसकी गाइडलाइंस कहती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके, सभी के साथ स्ट्रिक्ट रूल है क्या, कि सभी के साथ क्लोजिंग टैग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये जो डिव के साथ तो क्लोजिंग टैग है, चलेगा, लेकिन क्या इन लेबल के साथ भी क्लोजिंग टैग है, चलेगा? क्या इनपुट के साथ क्लोजिंग टैग है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी के साथ क्लोजिंग टैग लगाना पड़ेगा। एरर देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो देखो, कुछ तरीके मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने क्या किया कि हमने ये HTML बनाया, इस कोड को ऐसे पकड़ा, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। और हमारा जो JSX था, यही तो कस्टमर कंपोनेंट है, ध्यान से देखना। इसके रिटर्न में गए हम, और हमने इसके अंदर इसको पेस्ट किया। दिखाई दे रहा है? जैसे हमने पेस्ट किया, इसके अंदर देखो बहुत सारी एरर्स आने लगी, बहुत सारी एरर आने लगी। अब हमें क्या करना है? बस सही करना पड़ेगा। देखो डिव क्लास दिख रहा ना, तो क्लास को हम क्या करेंगे? क्लास नेम कर देंगे। क्लास को हमने क्या किया? क्लास नेम कर दिया। अब देखते रहो, आगे सही करते हैं। हमने कहा डिव क्लास, जहां जहां क्लास है वहां वहां पहले तो सभी क्लास को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सर क्लास नेम JSX में में कन्वर्ट कन्वर्ट कर देंगे। होगा ना पहले? सर हाँ JSX में भी करेंगे, कन्वर्ट होगा करेंगे, ना? JSX में कन्वर्ट करेंगे। ये JSX में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास कन्वर्टर टूल्स भी है जो ऑटोमेटिक कर देगा, लेकिन एक फाइल को कम से कम कन्वर्ट करके देख लें कि आपको आइडिया लग जाए ना क्या कन्वर्ट हो रहा है। किससे एरर हटा दे, जो आपको हटाना है, देखना है तो ठीक है। क्लास नेम लगाया हमने, और कहीं क्लास है, ये रहे क्लास नेम। क्या और कहीं क्लास है? और कहीं कोई क्लास है? नहीं, अभी भी एरर नहीं गई, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो क्लोज नहीं हुए हैं। ये डिव तो क्लोज हुआ होगा, लेबल क्लोज हुआ है, ये इनपुट क्लोज नहीं हुआ। जो क्लोज नहीं हुआ उसके लास्ट में जाओ, ये क्लोज लगा दिया। ये इनपुट क्लोज नहीं हुआ, लास्ट में जाओ, इसको क्लोज करो, ठीक है। ये क्लोजिंग लगाते हुए चलना है। तो देख देख के आपको एरर देख देख के समझ में आएगी, क्लोजिंग लगाते हुए चलना है। सभी को क्लोज करना है, हर टैग आपका क्लोज होना चाहिए। ये डिव तो क्लोज होगा, ये हमें यहाँ पर इसको क्लोज करना है, यहाँ पर इसको क्लोज करना है, यहाँ पर इसको क्लोज करना है, यहाँ पर इसको क्लोज करना है। देखो एरर हट गई। अभी भी डिव, डिव का क्लोजिंग नहीं है क्या? अच्छा नहीं, नीचे भी बचा हुआ है, इसको क्लोज करें। देखो सारे एरर हट गए, दिखाई दे रहा है कैसे गया? हमने सभी का क्लोज लगाया। तो पहला तरीका क्या है कि आपको चुन करके JSX आपको समझना है, और JSX समझने के बाद आपको क्या करना है? JSX क्या कर, बहुत सिंपल है। JSX कहता है क्या, कि जो जावा के कीवर्ड से उनके नाम हमने अलग रख दिया, वो पढ़ लो। जैसे क्लास को क्लास नेम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पढ़ लो। और पहली बात क्या है कि पूरा का पूरा कोड एक सिंगल एलिमेंट का होना चाहिए, जो जिसके लिए हमने ऑलरेडी एक फ्रेगमेंट लगा रखा है। ये देखो एम्प्टी फ्रेगमेंट लगा रखा है। फिर उनका कहना क्या है? उनको कहना है कि जितने एलिमेंट्स है सभी को आप एंड टैग प्रोवाइड करो, मीन सभी के क्लोजिंग टैग होने चाहिए। अगर क्लोजिंग टैग नहीं है तो आप क्या करो? क्लोज उनको कर दो, उस एलिमेंट को आपको क्या करना है? क्लोज कर देना। बात समझ में आ रही? सिंपल और सा है। अगर इसमें फार को भी आपको चेंज एक, करेंगे। हाँ फॉर को भी चेंज करें, क्या करें? अगर इसमें 1% भी दिक्कत हो रही है आपको, तो आप जानते हो क्या करो? इंटरनेट पे जाओ, और ऐसे कन्वर्टर ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? हमने कहा HTML टू JSX कन्वर्टर। जैसे ये पहला वाला दिखा रहा है, इसको चूज कर लो। चूज कर लिया हमने। JSX में हमने लिखना इसको तो HTML से आसानी होता है। JSX HTML से आसान होता है। यस सर, मतलब सोच सकते हो सेम ही होता है, अलग जिसको बस जो समझ थोड़ा। सब आसान ही होता है वैसे तो, कुछ भी कठिन नहीं है अगर आपको समझ में आ जाए तो। न समझ में आए तो एक HTML का एलिमेंट लिखना भी कठिन है। यहाँ से ये डेटा कॉपी किया मैंने, इसी को कन्वर्ट करना है।
अब आप जब कन्वर्ट करो ना, यहाँ पर क्या करो, मैंने यहाँ पेस्ट किया, अब देखो जरा क्या क्या चेंजेस हुए हो रहे हैं। ये हुआ, ये चेंजेस कर दिया इसने, तो भाई थोड़ा सा ये बीच से क्यों नहीं हटा रहे हो यार इसको। तो देखो जरा, अगर इस कोड को हम देखना स्टार्ट करें, कंट्रोल माइनस कर दिया हमने, देख रहे हैं क्या आप लोग को पीछे बैठे हुए? देखो ध्यान से देखो, क्लास को किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, क्लास नेम में, ठीक है, क्लास नेम में कन्वर्ट कर दिया। और फॉर जो था वो एचटीएमएल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एचटीएमएल स्मॉल और फॉर कैपिटल करके कन्वर्ट कर दिया। बाकी अगर गौर करोगे मीन्स, अगर इस पूरे कोड को मैं यहाँ से ऐसे पकड़ लूं, उठा लूं, कॉपी कर लूं कंट्रोल सी से, या फिर यहाँ से ये कॉपी कर लूं, तो जेएसएक्स का कोड मिल गया हमें, ऑटोमेटिक उसने कन्वर्ट कर दिया। कुछ ज्यादा चेंज करी करी एचटीएमएल एज इट इज है, जैसा आपने लिखा था, कुछ एक प्लेसेस पे छोटा सा चेंज कर दिया। वो चेंजेस ऐसा है जो आप आराम से देख सकते हो। फिर हम यहाँ आते हैं, और जो हमने कहाँ लिखा था, इसके अंदर जो जेएसएक्स लिखा है ना, इसके अंदर ये जो लिखा है, इसको मैंने यहाँ से ऐसे हटा दिया, ये हटा दिया, और ये वाला जेएसएक्स पेस्ट कर दिया। अब इसको चेक करो कि क्या इसमें ऐसा कोई कोड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा। देखो, हमने डिव लिखा था क्लास नेम, क्लास को क्लास नेम में किया, फॉर को क्या किया, एचटीएमएल फॉर किया, बाकी सब कुछ एज इट इज वैसा ही लिखा हुआ है। और जो वैल्यूज प्रोवाइड किया था हमने, इक्वल्स टू जो वैल्यूज दिया हमने, भाई किसी के स्पीकर ऑन है ऑफ कर दे, वैल्यूज को किस में लिखा, करली ब्रेसेस में लिख दिया। जो वैल्यूज प्रोवाइड किया उसको करली ब्रेसेस में लिख दिया, कॉल्स इक्वल्स टू रोज इक्वल्स टू वैल्यूज जो प्रोवाइड किया वैसे लिख दिया। बाकी कुछ चेंज नहीं। देखो सभी में क्या क्या एंड टैग, जैसे हमने एंड टैग लगाया था ना, क्लोजिंग टैग लगाया था, टैग लगा दिया, तो ऐसे करके क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टैग लग गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस से सेव कर दें, ये सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको दिखाना है, हमें कंपोनेंट्स को दिखाना है। देखिए कि जो वहां बनाया था वो यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो इसको दिखाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर गए और app.js में गए, और अब तो हमें पता ही ना app.js में क्या करना है। ये जो रिटर्न के अंदर ये इतना सारा कोड बना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और हमने ये फ्रेगमेंट लगा दिया, और फ्रेगमेंट के अंदर कौन सा, कस्टमर। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब कायदे से अगर रन कराए हम, तो हमें क्या दिखना चाहिए, हमें वो दिखना चाहिए। हेलो सर। रन हो रहा है क्या ये? हाँ जी। सर हमने मान लीजिए 2 कंपोनेंट बनाया है, तो यहाँ पे कस्टमर मतलब यहाँ पे मतलब एक बार शो करा है तो शो करा, दोनों एक ही साथ में शो नहीं कर रहा है। तो कराएंगे अभी, दिखा तो रहे हैं, बनाना था ही ना। देखो सारी चीजें तो आपके सामने। अभी एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर दो हमने करा बना लिया कस्टमर, उसको दोनों को एक साथ शो करा रहे, शो नहीं हो रहा, तो हम करते हैं, धीरे धीरे कर ही रहे हैं। पहला वाला दिखाई देना पहले दिखना चाहिए ना, तो देखते हेलो। हैं हम जरा। नो सर, हाँ। 2 कंपोनेंट बनाया है सर, दोनों को बोलते एक रहो, साथ दो शो करा कंपोनेंट रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कोई आवाज चली गई आपकी। हेलो, हाँ बताओ। मतलब एक कंपोनेंट को शो करा रहे हैं यहाँ पे तो शो हो रहा है, दोनों एक ही साथ नहीं कर रहा है। तो उसको फ्रेगमेंट में रखा आपने, एरर दे रहा है तो फ्रेगमेंट में रखो ना। जी सर। बोला था ना, ये देखो इसके अंदर रखो, तभी, नहीं तो एरर देगा ना, ये तो बता चुका हूँ मैं। जी npm start। अभी फिर वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा, सारा सीएसएस लिखा चला नहीं। अब सीएसएस हम दोबारा से तो लिखेंगे नहीं, उसी को कनेक्ट करना है। तो क्या करो, कनेक्ट एचटीएमएल पेज है ना, आप क्या करो, जो आपकी सीएसएस फाइल है, जो ये सीएसएस है ना, देखो कोशिश क्या करो, करो क्या, ये जो पब्लिक फोल्डर, अगर आप डायरेक्ट सीएसएस लगाते हो तो पब्लिक फोल्डर के अंदर जाओ। एक मैंने पहले रूल बताया आपको क्या करना है, एक एक फोल्डर बना लो, किस नाम से, स्टैटिक के नाम से। गाइडलाइंस है पब्लिक के अंदर स्टैटिक के नाम से, स्टैटिक के अंदर एक फोल्डर बनाओ, किस नाम से, सीएसएस के नाम से फोल्डर बनाओ। और इस सीएसएस के अंदर जो आपने अभी सीएसएस बनाई है, कौन सी सीएसएस बनाई थी आपने, ये वाला, मैंने कहा कंट्रोल सी,
और इसको उठा करके मैं कहाँ ले जाता हूँ, ये CSS के अंदर गया, Ctrl+V, ये CSS आ गए। अब इस CSS को देखो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, समझने की कोशिश करो। इस CSS को जोड़ेंगे कैसे, तो हमारा जो index.html है, सारा कुछ index.html के अंदर ही तो आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये जो index.html के अंदर ही डायरेक्ट लिंक जोड़ दिया। अब अगर कुछ इसके अंदर ज्यादा कुछ किए हुए हमने क्या किया, किसी का स्पीकर ऑन है, बंद कर दे। लिंक लिखा, लिंक में CSS, और CSS में वहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो आप देखो जरा ध्यान से देखो कैसे पहुंचोगे। तो डॉट स्लैश, आपको दिख रहा है डॉट स्लैश लगा है तो स्टैटिक का फोल्डर दिख रहा है, स्टैटिक के अंदर गए, CSS के अंदर गए और ये कर दिया। अब देखो जरा क्या इसको सर्विस दे रहा है। हमारा रेट के अंदर हम आ गए, हमारा पहला कंपोनेंट रेट का तैयार हो गया। तो इसमें दिक्कत है। तो देखो जो आपने पढ़ा था उसी को हमने कहाँ लेके आए, रिएक्ट में। तो अगर रिएक्ट पढ़ोगे, रिएक्ट के साथ ये कोड लिखो, सारा कोड अब एक्चुअल में ये सारा कोड रिएक्ट का नहीं है। सारा कोड क्या है, HTML और रिएक्ट का कोड कहाँ से स्टार्ट होता है, रिएक्ट का कोड स्टार्ट होता है वो जो कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स आप भेज रहे हो, आप स्टेट मैनेज कर रहे हो, ये सारा रिएक्ट है, वो सारा रिएक्ट है। तो हम लोग उस पर ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हम लोग स्टेट को कैसे मेंटेन करें, इंफॉर्मेशन को कैसे मेंटेन करें। अब हाँ, तो उसपे ये CSS यही अप्लाई हो जाएगा। ये अपने अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट सारे चेंजेस तो वो तो हमने पब्लिक में लगाई है, तो नेक्स्ट टाइम में भी तो ये CSS आ जाएगा। आप चेंज कर देखो, होता है क्या है कि जो जो आपके कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट में क्लास देते हो, आईडी सभी में अगर एक ही क्लास दे रहे हो तो ठीक है। आपको प्लान करके अगर आप कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको या तो CSS फाइल एक बना रहे हो, मल्टीपल बना रहे हो, क्या बना रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा ना। अगर मल्टीपल फाइल बनाया है तो आप क्या कर सकते हो, उस फाइल्स को अलग से भी मीन्स उसको इंपोर्ट करके भी आप जोड़ सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर एक तरीका दिया हुआ ना, यहाँ पर आपने गौर नहीं किया शायद, ये जब जो ऐप का फोल्डर है, देखो ऐसे भी हम कर सकते थे, ये तरीका अगर पसंद हो तो। जैसे हमने कहा ना index.css ये दिया हुआ है, या फिर देखो app.css दिया हुआ ना, और टॉप पे जाके क्या किया है, इंपोर्ट क्या कर दिया है। CSS इंपोर्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं होगी जब ये हो रही तो, हाँ करें यहीं पर। देखो ध्यान से हमने क्या किया, index.html है, इस फाइल को हमने सिर्फ एंड किया। ठीक है, कमेंट कर दिया, तब तो ये फाइल नॉर्मल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है। app.js के अंदर गए और हमने कहा क्या, इंपोर्ट हमने कहा डॉट स्लैश कंपोनेंट के अंदर बनाई थी क्या हमने। यस सर। किसके अंदर बनाई, CSS, अच्छा कंपोनेंट के अंदर ही तो है, CSS डॉट स्टैटिक्स के अंदर CSS में सर। कस डॉट CSS सर हमें वहां पर तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगी ना फाइल पहले, कस के अंदर। ये app.css थी जिसको हमने यूज किया था, ठीक है। और ये जो हमारा कौन सी CSS फाइल है, दूसरी हमने फाइल बनाई थी कौन सी, कस डॉट CSS बनाई, ये हमारी कस डॉट CSS फाइल है। इस फाइल को हमने क्या किया है, इस फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया। किसके अंदर इंपोर्ट किया है, app.js के अंदर इंपोर्ट कर लिया है। सही किया था।
ट्राई नहीं किया था। मैंने भी किया था सर, पहली बार में नहीं। फिर नहीं चलते तो मैं क्या करता, कुछ नहीं करता। ठीक है, उनकी फाइल चल रही, हमारी नहीं चली, तो हम क्या कर सकते हो तो। इसलिए पढ़ना पड़ता है ना फीस देकर। अच्छा, ये 100% नहीं था इसलिए पढ़ा। चलो, सर सीएसएस फाइल को पब्लिक से कॉल करने में और एसआरसी से कॉल करने में दोनों में क्या अंतर है? कॉल करने का क्वेश्चन आ रहा है सर, तरीका अलग है। सीएसएस आप एक कह रहे क्या कि भाई सर सीएसएस फाइल को पब्लिक से कॉल करने में और यहाँ से कॉल करने में क्या अंतर है? क्या अंतर है? कुछ विशेष अंतर नहीं है। देखो, पहला तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्निक के थ्रू हम इंपोर्ट करें। दूसरा क्या है कि अगर छोटे छोटे लेयर्स पे किसी एक कंपोनेंट के अंदर कुछ सीएसएस लगानी है और आपको उस इंडेक्स वाले पेज से कंट्रोल करना, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। समझो जरा, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक पेज पे एक स्पेसिफिक कंपोनेंट पे कुछ सीएसएस लगानी है, तो उस सीएसएस को आप अगर मेन फाइल से इंडेक्स से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप अलग सीएसएस बना लो, यहीं पर उसको इंपोर्ट कर लो उस कंपोनेंट। अभी तो हमने ऐप में किया ना, जरूरी नहीं यही इंपोर्ट करो। आप इसको कहाँ इंपोर्ट कर सकते थे? देखो, मान लो कि आप यहाँ भी क्यों इंपोर्ट करो, इसको हटा दो यहाँ से। सीधे कस्टमर में करना है। ये यहाँ से इंपोर्ट किया, ये हट गया। ये कहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं भाई? हम गए कहाँ? कस्टमर। ये कस्टमर है, कस्टमर में आओ, लेकिन इंपोर्ट सही होना चाहिए, इंपोर्ट सही होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, हमने देखो अब इंपोर्ट करते वक्त क्या ये आ रहा है हमारा डॉट, ये कहाँ पर है? हमने कस्टमर डॉट जेएस में है, और पहले कहाँ पे? अच्छा, नहीं तो हमें ये देखना पड़ेगा ना ये कैसे हम इस पे पहुंचे। तो कस्टमर डॉट जेएस में, तो हमें तो कंपोनेंट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर क्या है, हम केवल डायरेक्ट ही क्या यूज करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट यूज कर, अब देखो अभी चल रही नहीं चल रही। तो आपके पास फ्रीडम हो जाएगा ना वहां ग्लोबली, अगर कोई काम करना है, सारी सीएसएस आप मेन सीएसएस फाइल डालना चाहते हो तो वहां डाल दो। बाकी फाइल्स को, मेन सीएसएस को भी आप इंपोर्ट कर, बूटस्ट्रैप को आप जैसे बूटस्ट्रैप की सीएसएस लगाओगे आप, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में लगा दो। बूटस्ट्रैप नॉर्मली हर पेज पे हम यूज करते हैं। या फिर आप चाहो तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करके, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करो आप। इंस्टॉल मीन्स npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, और फिर उसको क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तरीके उससे आप काम कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। सर आज मैंने बता सीएसएस का सेशन होगा। हाँ सर 12 बजे से सर आज एक और सेशन है म्यूजियम बिल्डिंग का। हाँ, मेरे कई सेशन है आज ना, तबीयत भी डाउन हो रही है मेरी, तो आज एक 12 से 2 सेशन है, फिर एक 2 से 4 भी है। अभी 2 सेशन है, ठीक है। और कुछ लोग ग्रुप में पूछ रहे थे कि ये हॉलीडेज का क्या है, तो हो सकता है आज और कल 2 दिन ही हम इस वीक में पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद आपको ऑफ दे जाए, या फिर मैक्सिमम 3 डेज वेडनेसडे तक चलेगी क्लासेस। सर वेडनेसडे को तो राखी है सर। वेडनेसडे को राखी है ना, जी वेडनेसडे सर। थर्सडे दोनों दिन राखी। यस सर। तो हो सकता है कि कल तक, कल के बाद हम लोग जो है वेडनेसडे थर्सडे ऑफ करने का मतलब कि ये पूरा वीक ऑफ होता है। सर ठीक है ना, वेडनेसडे को ट्रेवल वगैरह करना है सर। ठीक है, होपफुली हम ऑफ कर देंगे। मुझे भी हो सकता है कहीं जाना पड़े, तो मैं भी अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो शायद ऑफ ही करूंगा। तो आज शाम को मैं ग्रुप में लिख दूंगा तो आपको। लेकिन कल तो क्लास होगी, ये कंफर्म है। कल क्लास होगी, कल तक आप ये प्रोजेक्ट सीख जाओगे, फिर आप बना सकते हो। सर तो सर जो और यहाँ तक हम क्लासेस पहुंच गए। ऑफ रहेंगी। सर एक डाउट था। हम्म सर हम लोग सर नोड ही क्यों यूज करते हैं पैकेज मैनेजर में, और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं होता है? हाँ है ना, यार्न है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लोग नोड ही क्यों यूज करते हैं, सॉरी npm ही क्यों यूज करते हैं, यही क्वेश्चन था ना। यस सर, यस सर। भाई npm इसलिए यूज करते हैं कि नोड जेएस सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो ना, फ्रेमवर्क। अगर आप नोड जेएस फ्रेमवर्क यूज कर, आप चाहते हो कि हम नोड जेएस पे काम करें,
तो नोड जेएस ने फ्रेमवर्क में लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए एक पैकेज दिया जिसका नाम है npm। तो नोड जेएस वालों ने कहा है कि अगर npm से इंस्टॉल करो तो लाइब्रेरी में इंस्टॉल हो जाएगी, इसलिए मजबूरी है यूज करना। आप कहो कि सर नोड जेएस क्यों पढ़ेंगे, ना पढ़ो, पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, इसलिए पढ़ रहे हो। नहीं सर, मैं ये और जब हम इसलिए लोग पूछ नोड रहा था ना कि रिएक्ट तो डिफरेंट लाइब्रेरी है ना, तो उसका नोड से मतलब किस तरह कनेक्शन था, मैं वो पूछ रहा था। नोड तो हम बाद हाँ में मैं पढ़ते हैं यही ना। बता, हाँ नोड हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट को जिस दिन हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि जावास्क्रिप्ट को नोड फ्रेमवर्क ने सर्वर पे रन कराना स्टार्ट कर दिया। जो हम लोग बैकग्राउंड में बगैर ब्राउजर के जावास्क्रिप्ट रन कराते हैं, वो सब किसकी माया है, वो सारा कुछ सारा का सारा नोड जेएस ही है। नोड जेएस का जो V8 इंजन प्लस सी प्लस प्लस को मिला करके जो बनाया है, वो क्या करता है, नोड जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को, रिएक्ट के कोड को नहीं, जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट रन होगा तो रिएक्ट भी रन होगा। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को वो एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, विदाउट ब्राउजर जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर देता। अदरवाइज पहले के जितनी भी प्रैक्टिस होती थी, सारी प्रैक्टिस ब्राउजर में ही होती थी, हमें ब्राउजर में ही हम जावास्क्रिप्ट को रन करा सकते थे, डायरेक्ट रन नहीं करा सकते थे। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, यहाँ तक अब सबको समझ में आया, जहां CSS लगाना है लगा सकते हैं, आप लोग काम कर सकते हैं। अब हमें अगला स्टेप बढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीएलएल पर गया, प्रेजेंटेशन लेयर आ गया, मैं चाहता हूँ बीएलएल खुद बनाओ। तो अभी तो इनपुट को कंट्रोल करने के कुछ तो डिफॉल्ट चीजें लिखनी है, वो जल्दी जल्दी कर सकते हो आप। कैसे, क्या करोगे, ये कस्टमर कंपोनेंट्स के अंदर कुछ इवेंट्स बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कौन से इवेंट्स बनाने पड़ेंगे, एक तो 4 इनपुट है ना एक आईडी के लिए, तो आपने क्या किया, आपने कहा फंक्शन बना लिया, किस नाम से, फंक्शन, आपने कहा आईडी, फंक्शन क्या आईडी किया आपने। और देखो आज कुछ और उपाय करें, देखते हैं इवेंट हैंडलिंग हमें कितनी आती है, तो उसमें कुछ टेक्निक लगा लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमने कहा आईडी अंडरस्कोर चेंज, ऐसा लिखा मैंने, आईडी अंडरस्कोर चेंज, और ये ऐसा कि हमने कहा ई बताया था, ठीक है, ई बताया था। और फिर हमने क्या किया था, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर, अच्छा हमें तो वेरिएबल से जोड़ना पड़ेगा ना, स्टेट बनाने पड़ेगा तभी तो काम करेंगे। तो क्या करें भाई बताओ, अब हमें 4 वेरिएबल से तो 4 स्टेट बनाने पड़ेंगे, कोड क्या होगा, कौन बताएगा, क्या लिखो, कॉन्स्ट सर कॉन्स्ट आईडी, सो सेट आईडी, कॉन्स्ट आईडी आईडी सेट आईडी कॉमा यूज स्टेट, सेट आईडी यूज स्टेट, इक्वल्स टू यूज इक्वल्स टू स्टेट। यूज स्टेट, यूज स्टेट आईडी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या देना चाहते हैं हम, 0 दे जीरो। देंगे। परफेक्ट, पहला हो गया, ठीक, दूसरा करते हैं। सर सर एक्सक्यूज सर मी हम होते जीरो भी रहिए। नहीं देते हैं, क्योंकि बार बार डिलीट करना पड़ेगा जीरो यूजर से सर इनपुट करने से सर इम्पटी स्ट्रिंग देते हैं ना, टाइप टेक्स्ट है तो। एम्प्टी दे दिया, हैप्पी, पहले। चलिए ठीक है। हमने कहा नेम, सेट नेम, और इसमें हमने क्या किया, एम्प्टी दे दिया। फिर ये ऊपर वाला एरर क्यों दे रहा है, चलो देते रहने दो, नीचे आईडी लिखा है इसलिए दे रहा है, एड्रेस, और हमने कहा सेट, सेट 2 बार हो गया ना। ये लाइन सबको समझ में आ रही नहीं आ रही, ये बता, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में, स्टेट की जो बातें बताई थी, ये किस लिए हमने 4 बनाया, अब हम क्या करें, अगला स्टेप कौन बताएगा, आप बताओ। सर हम ये उसको आईडी मेथड बनाया, टारगेट करेंगे सर। सर इवेंट से सेट स्टेट ई में ना हम डॉट, मतलब एक सॉरी, फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन के सेट अंदर। आईडी, सेट आईडी में हमने क्या किया, ई डॉट टारगेट,
ई डॉट टारगेट का क्या मतलब? जहाँ से ई वैल्यू आ ई रही क्या है है बताओ उसके जरा। कंट्रोल, इनपुट बॉक्स की वैल्यू। आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाए कि जो इवेंट के अंदर ई जा रहा है वो क्या है, कौन पास कर रहा है? जब एग्जामिनर नाराज रहेगा ना तो ऐसे पूछेगा, ई कहाँ से आया? कहाँ से आया ये? सर ये ऐसे आ इनपुट गया मतलब। पहला आंसर, एक आंसर है, ये इवेंट आर्गुमेंट है। जब भी हम कोई इवेंट के हैंडलर बनाते हैं तो उसके इवेंट के आर्गुमेंट कौन भेजता है? इवेंट भेजता है, जिसने इवेंट को फायर किया है। जिसने इवेंट को फायर, इवेंट क्या, इवेंट हैंडलर भी एक फंक्शन है, कोई ना कोई तो उसको बैठ के कॉल कर रहा होगा। जो उसको कॉल कर रहा है, कॉल कौन कर रहा है? जो इवेंट को फायर कर रहा है। मीन्स बैकग्राउंड में कोड लिखा हुआ है कि जैसे ही टेक्स्ट चेंज हो उस इवेंट को कॉल कर दो, फायर कर दो, मीन्स उस फंक्शन को कॉल कर दो। तो वो क्या करता है? इवेंट आर्गुमेंट भेजता है। तो इवेंट आर्गुमेंट ई आ गया हमारे पास। अब ई डॉट टारगेट करते तो क्या? कंट्रोल पे जाता है सर, जहाँ से आया हुआ है। ई डॉट टारगेट हमेशा क्या करता है? उस एलिमेंट को रेफर करता है जिस एलिमेंट के थ्रू इवेंट रेज हुआ है। बात ध्यान से। ई एक आर्गुमेंट है जिसको जब इवेंट रेज हुआ तो उसको आर्गुमेंट दिया गया, तो उस आर्गुमेंट में क्या आता है हमेशा ध्यान रखो। ई क्या करता है? उस एलिमेंट को रेफर करता है। सॉरी, ई तो आर्गुमेंट है। उस आर्गुमेंट से अगर उसका टारगेट पूछोगे तो वो बताएगा कि भैया मैं कहां से आया हूं। टारगेट पूछोगे यानी कि टारगेट क्या होगा? जो आईडी वाला है ना वो टारगेट है। जो आईडी एलिमेंट आपने बनाया था ना इनपुट का, उसी ने ये इवेंट रेज किया, तो वो उसके अंदर आ गया, उसका रेफरेंस आ गया, तो उससे अब जो पढ़ना है पढ़ लो। तो ई डॉट टारगेट, समझ आ रहा है टारगेट क्या है? तो ई डॉट टारगेट क्या होता है? हमेशा ही इवेंट आर्गुमेंट के अंदर एक टारगेट एट्रीब्यूट है, जिस एट्रीब्यूट के अंदर जो एलिमेंट से इवेंट फायर हुआ उसका रेफरेंस आता है। ये बात आपको ध्यान समझनी पड़ेगी। रेफरेंस आता है मींस उसका एड्रेस आ गया, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ई के अंदर और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे आपको दिखाया था स्क्रीन एक्स बताया था, याद है? ई डॉट स्क्रीन एक्स, स्क्रीन वाई हमने यूज किया था ना, कब? डॉक्यूमेंट एक्स ऐसे करके यूज किया था एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। आपको प्रोग्राम जब कराया था हमने, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कराया था माउस के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो वो सब आर्गुमेंट के अंदर होता है। आपको धीरे धीरे सीखना था। हमने ई डॉट टारगेट डॉट, फिर हमने क्या किया, इसका वैल्यू पढ़ लिया और सेट आईडी से सेट कर लिया, तो वो आईडी वहां चली गई। कंट्रोल, अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए करते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पेटीएम से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट कर दिया तो थोड़ा सा ये सब बैलेंस दिखेंगे। यहाँ तक परफेक्ट है आईडी। अब इसी आईडी के जगह पे हमने क्या किया, इसको कंट्रोल सी कॉपी का, कितने फंक्शंस बनाएंगे? 4 बनाएंगे। अब आईडी चेंज की जगह हमने क्या किया, यहाँ पर नेम चेंज, फिर हमने क्या किया, सेट नेम, फिर हमने कहा ये एड्रेस चेंज, सेट एड्रेस, फिर हमने कहा क्या, मोबाइल नंबर चेंज, और फिर हमने कहा सेट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करें, इस फंक्शन को कहीं कॉल करोगे ना, कहाँ कॉल करोगे? अब ये चीजें तो याद हो जानी चाहिए। इनपुट के ऑन चेंज पे सर, मतलब उसका एलिमेंट के ऑन चेंज पे। ऑन चेंज पे हम कॉल करेंगे किससे? ये आईडी वाला जो है ना एलिमेंट, ये जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन चेंज इक्वल्स टू ये। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, सभी के ऑन चेंज पे एक का ऑन चेंज लिख दिया। अब ये नेम का ऑन चेंज पे हम किसको कॉल कर देंगे, आईडी की जगह नेम चेंज कॉल कर दिया। फिर हमने टेक्स्ट एरिया में भी एड्रेस
चेंज कर दिया। फिर हमने क्या किया, मोबाइल नंबर ऑन चेंज हमने ऐसा कर दिया। अब जरा देखो, अच्छा ऐसा कर दिया, लेकिन जो है हमने वैल्यू भी तो सेट करनी पड़ेगी इनको। बाइंडिंग, बाइंडिंग करने के लिए क्या करेंगे बताओ, बाइंडिंग कैसे करें? सर सर वैल्यू एक और सभी उस सर सभी एक के वैल्यू वैल्यू एट्रीब्यूट्स। लेंगे, पहले उसमें एक ऑब्जेक्ट बताएंगे, उसमें नेम का वैल्यू नेम इक्वल्स वैल्यू टू पास क्या कर देंगे। होगा, ये कौन सा आईडी है हमारा, आईडी। ठीक है, पहले वाले में आईडी जाएगा, दूसरे वाले में इधर आ जाओ, एड्रेस और काफी काम कर दिया हमने इसमें। अब जब भी आप ये काम किया करो तो कंसोल जरूर देखा करो। जैसे ये है हमारा, आप ना यहाँ से F12 करके कंसोल देखा करो, कंसोल क्लीन है या नहीं है। इंस्पेक्ट कर लिया हमने। कस्टमर कंटेन टेक्स्ट एरिया विद बोथ वैल्यू एंड डिफॉल्ट वैल्यू। समझ में आ रही बात? कंसोल को क्लियर करेंगे, कह रहा है कि ये दोनों दिया हुआ है, तब इसको हटा दो। बिल्कुल क्लीन है कंसोल। आप सबको चेक करके देखो कि चल रहा नहीं चल रहा। हमने कहा 10, कोई एरर नहीं, 10 कोई एरर नहीं, 10 कोई एरर नहीं। तो कंसोल क्लीन रहना चाहिए। कंसोल जितना आप क्लीन रखोगे ना उतना ही अच्छा। आपको ये देखना है यहाँ कोई एरर ना आए बिना बात के जो है। सही है। अगला स्टेप यानी कि जो प्रेजेंटेशन का पहला पार्ट था, मैंने पहला चैप्टर क्लियर कर लिया, ये डिजाइन बना लिया है। ये बताओ घर जाके बना सकते हो? समझ में आ गया सभी को? कहीं कोई डाउट है? हमने सर स्टेट कैसे बनाया? सर हाँ, सर ये जो वैल्यू में नेम डाले हैं, तो इसका एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, इम्पिटी ऑब्जेक्ट, जैसे कि जैसे ऐड करे तो नहीं उसमें नहीं, ऐड हो जाए। अभी तो क्या करेंगे, अभी तो हम प्रेजेंटेशन लेयर बना रहे हैं ना। Yes, sir. प्रेजेंटेशन लेयर बनाया, 4 वेरिएबल्स को 4 से कनेक्ट कर दिया। जो डेटा आप पढ़ेंगे हमारे लिए अब इनपुट इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आईडी, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये 4 वेरिएबल इंपॉर्टेंट है जिसको हम यूज करेंगे। हाँ, देखो मैंने कई बार बताया कि जो रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर ये एलिमेंट बनाया, ये एलिमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये तो डॉम के अंदर है। लेकिन रिएक्ट के अंदर एक्चुअल में ये हमारे पास डॉम नहीं है। रिएक्ट के अंदर ये सारा कुछ किसके अंदर है? वर्चुअल डॉम के अंदर। अब वर्चुअल डॉम कहता है कि आप इन एलिमेंट्स के अंदर जो आप लिख रहे हो, अगर आप उनको इंटरेक्ट करना चाहते हो, उनको एक्सेस करना चाहते हो, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेट वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया, 4 स्टेट वेरिएबल बना लिए, एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए, एक एड्रेस के लिए और एक मोबाइल नंबर के लिए। और जो वेरिएबल बनाया उन वेरिएबल्स को हमने कनेक्ट किया, रजिस्टर किया, किसके साथ? आईडी को आईडी वाले के साथ। तो आईडी के अंदर जो इसके अंदर हम लिख रहे हैं, हमें पता है कि किस एट्रीब्यूट में जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट में जाता है। तो हमने कहा कि वैल्यू एट्रीब्यूट में ही अपने आप ना जाए, वैल्यू को अब हम कंट्रोल करना चाहते हैं वैल्यू को। तो हमने कहा वैल्यू इक्वल्स टू आईडी। आईडी वो कौन सा वेरिएबल है? आईडी वो स्टेट वेरिएबल है। तो मैंने वैल्यू में स्टेट वेरिएबल का वेरिएबल डाल दिया। तो वैल्यू किससे कनेक्ट हुआ? स्टेट वेरिएबल से कनेक्ट हो गया, नहीं हो गया? तो ये इनके आपस में, इसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग कहते हैं। कि दो लोग आपस में कनेक्ट हुए, बाइंडिंग हो गया। अब बाइंडिंग का पावर इतना है कि वो कहता है क्या कि अब कुछ भी चेंज होगा जिससे आईडी कनेक्ट हो गया, उसमें अगर चेंज करना है आपको तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, किससे करना पड़ेगा आपको? सेट आईडी मेथड के थ्रू ही करना होगा। यही रिएक्ट है, ऐसे ही करना पड़ता है। क्लियर? तो इस ढंग से हमने बाइंडिंग किया, ये हो गया हमारे पास। अब देखो प्रेजेंटेशन लेयर ने डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए कौन से वेरिएबल बना लिए?
स्टेट वेरिएबल बना लिया। अब क्या करना है, उसको डिजाइन बना लिया, वेरिएबल्स भी बना लिया जिसमें इनपुट आउटपुट वो पढ़ सकता है। भाई अगर पढ़ना हुआ तो क्या, आईडी के अंदर आईडी है, नेम के अंदर नेम है, एड्रेस के अंदर एड्रेस है, मोबाइल नंबर के अंदर मोबाइल नंबर है। और अगर चेंज करना हुआ तो आईडी में जो रखेगा वो आईडी में दिखाई देगा, जो नेम में रखेगा नेम में दिखाई देगा। अपना सारा व्यवस्था बना लिया। ये अब क्या करना है प्रेजेंटेशन लेयर को? सर इवेंट हैंडलर अब लगाना है। ऑनलाइन आंसर आ गया मेरे पास, ऑफलाइन लोग बताएं अब क्या करना है, क्या करना है? बटन के लिए function। हैंडलर बनाना है ना आप। इसलिए मैं कहता हूँ कि बट जो हमने आपको दिमाग को चलाने की टेक्निक क्या है, कि हमने कहा व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, वो नोटबुक ओपन कर लो, नहीं तो अंदाजे से दिमाग नहीं चलता है। और जब ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, चलने लगेगा, अगली बार पूछने की जरूरत नहीं होगी कि भाई अब आपको क्या प्रॉब्लम, काम क्या करना है यही तो नहीं पता चल रहा है, वो आपको लिखा हुआ क्या करना है। समझ आ रही बात? ये तो स्टेट वगैरह मेंटेन कर लिया। अब आपको उसमें लिखा साफ साफ कि इवेंट, हमारे इवेंट ऐड के बटन के क्लिक पे कुछ होना है ना, तो वो स्पेस बनाना पड़ेगा ना जहाँ होना है। ऐड का हैंडलर लिखना है, सर्च का हैंडलर लिखना है, मॉडिफाई का हैंडलर लिखना है, हैंडलर लिखना है हमें। तो हैंडलर कैसे लिखेंगे, आसान सा है। हमने क्या किया, इतने सारे तो ये हैंडलर ही बनाए थे, अब हमने क्या किया और हैंडलर बना दिया, यहाँ पर आ गए। ठीक है, क्या किया हमने, कहा फंक्शन ऐड अंडरस्कोर क्लिक कर देते हैं। सर और ऐड स्टेट अंडरस्कोर बनाने क्लिक पड़ेंगे कर ना दिए। बटन्स के लिए? क्या कह रहे हो? बटन्स के लिए और भी तो स्टेट बनाने पड़ेंगे। क्या स्टेट बनाओगे बताओ? एक जैसे स्टूडेंट कि कहा कि बटन के लिए और भी स्टेट तो बनाने पड़ेंगे। क्या स्टेट बनाओगे बटन के लिए बताओ? पहले तो बताओ स्टेट किसके लिए बनाते हैं हम? जो एक इंफॉर्मेशन हमें रखनी है, जो इंफॉर्मेशन, बटन की कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है आपको? बटन की कोई इंफॉर्मेशन, हमें तो आईडी से मतलब, हमें नेम से मतलब, हमें एड्रेस से मतलब, हमें मोबाइल। इंफॉर्मेशन हमारे पास 4 ही तो है, आईडी नेम एड्रेस, बाकी तो डमी डेटा है। मैंने कोशिश करो, समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बटन से तो बटन का काम है, क्लिक करेंगे तो उन डेटा को मूवमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, उन डेटा पे मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो हमने फंक्शन बनाया ऐड क्लिक। ऐड क्लिक फंक्शन कब कॉल होना चाहिए, जब हम बटन पे क्लिक करें। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर अलर्ट लगा दिया, आईडी बटन क्लिक पे अलर्ट लगाया, और यहाँ पर हमने कहा क्या, आईडी हैंडलर चेक करना है। और जब भी हैंडलर ऐड बनाओ तो क्लिक। उसके अंदर एक आर्गुमेंट ई जरूर पास कर लो, यूज करो ना करो पास कर लो। ठीक है, ये हो गया, आईडी क्लिक हमने लिख दिया। अब इसको कॉल कराना है तो कैसे करेंगे बताओ? ऑन क्लिक इवेंट लिखेंगे बटन पे। ऑन क्लिक इवेंट लिखेंगे बटन का। ये ऐड है ना, तो इसमें हम गए और हमने कहा क्या, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, क्या किया हमने, ऐड क्लिक। चला के देखो चल रहा नहीं चल रहा है? चल रहा है। अब मुझे बताओ जरा, मैं इस बटन पे ये जो क्लिक इवेंट जो बना है ना, इस क्लिक इवेंट पे आईडी नेम एड्रेस मोबाइल नंबर पढ़ना चाहता हूँ, आईडी पढ़ना चाहता हूँ, कैसे पढ़ूंगा? अलर्ट के अंदर आईडी कैसे पढ़ूंगा, टेक्स्ट बॉक्स पे जो लिखा हुआ आईडी कैसे पढ़ूंगा? हाँ, कैसे, क्या लिखूं? आईडी पढ़ने के लिए क्या लिखूं? इसलिए ऐसे काम नहीं चल रहा, स्टेट बोल देने से क्या होता है? ठीक है ना? आईडी लिख देना। नहीं, पढ़ना है तो कैसे पढ़ें? को कॉल करना पड़ेगा। सेट आईडी लिखो। सेट आईडी नाम से लग रहा पढ़ रहे हो। सेट आईडी तो सेट करता है, उसको कुछ दे रहा है, पढ़ने का क्या तरीका है? एक बच्चे ने लिख दिया, आप लोग को भी समझना पड़ेगा भाई। ये देखो हमने क्या बताया, इस बात को ऐसे कैसे मिस कर सकते हो, समझो जरा। हमने बैकग्राउंड में क्या किया, देखो फ्रंट पे हमारे पास ये आईडी वाला बॉक्स है, ये आईडी है ना, और इसके वैल्यू एट्रीब्यूट में हमारा एक स्टेट वेरिएबल है आईडी। हमने कहा था कि इस आईडी को अगर जावा यहाँ आपको पढ़ना है तो ये आईडी वेरिएबल ही तो है जिसके अंदर डेटा रखा हुआ। हमने कहा क्या, हमने कहा क्या, अलर्ट आईडी। आईडी में तो डेटा है आईडी।
अगर इसको इसमें 5 लिखा तो ये 5 इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम किससे पढ़ेंगे? आईडी। हमें मानना है कि जिसके साथ आप कनेक्टेड हो उसी के अंदर एक्चुअल डेटा है। अगर आपने ये 5 लिखा तो 5 इस एलिमेंट में नहीं है, 5 किसके अंदर है? आईडी के अंदर है, तो हमने आईडी पढ़ लिया। अगर इसको चेंज करना है तब हम क्या लिखेंगे? सेट आईडी। क्या सेट आईडी यहां चेंज करता है? नहीं। सेट आईडी 20 करो तो सेट आईडी आईडी में सेट करेगा, और आईडी कहां सेट करेगा? यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो आईडी के अंदर जो वैल्यू है वो पढ़ना है तो हम क्या करें? डायरेक्ट आईडी। अगर नेम पढ़ना है तो डायरेक्ट नेम, एड्रेस पढ़ना है तो डायरेक्ट एड्रेस। मोबाइल 4 वेरिएबल हमने पढ़ने के लिए बना, हमारा काम एलिमेंट से हट गया, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं जा रहे हैं। हमने उसका सब्स्टिट्यूट, उससे कनेक्टेड बाइंडिंग के साथ क्या तैयार कर लिया? हमने वेरिएबल्स तैयार कर लिया। हमारा ये सोचना है कि भाई वो इनपुट आपको दिख रहे हैं, मेरे लिए तो वो वेरिएबल है जो हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो हमें कुछ भी करना होगा तो किसके साथ? वो जो स्टेट वेरिएबल है उनके साथ करेंगे। जब हम स्टेट वेरिएबल को चेंज करते हैं, देखो स्टेट वेरिएबल की क्वालिटी क्या है? स्टेट वेरिएबल हमेशा वर्चुअल डॉम से कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम स्टेट वेरिएबल को चेंज करते हैं तो होता क्या है कि हमें एक्चुअल पे दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? स्टेट वेरिएबल में चेंज होता है तो वो क्या करता है? ऑटोमेटिक रेंडर मेथड को कॉल कर देता है। स्टेट वेरिएबल में कभी भी कोई चेंज होगा तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक रेंडर मेथड को कॉल करेगा। तो जैसे रेंडर मेथड को कॉल करेगा, वर्चुअल डॉम को एक्चुअल डॉम से मैचिंग कराया जाएगा। समझो बात ध्यान से। जैसे ही आप किसी स्टेट वेरिएबल को चेंज करोगे, वैसे ही क्या होगा? रेंडर मेथड कॉल होगा। रेंडर मेथड कॉल होने में जो एक्चुअल डॉम है और वर्चुअल डॉम की जो कॉपी बनी है मैच कराते हैं। जहां जहां चेंजेस होगा वो चेंजेस एक्चुअल डॉम में करके काम करते हैं। ये प्रोसेस। तो स्टेट वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं, स्पेशल है हमारे पास। अगर उन वेरिएबल्स को हम चेंज करते हैं तो रेंडर प्रोसेस मींस, आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट हैपेंड इफ वी चेंज स्टेट वेरिएबल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्हेन वी चेंज स्टेट वेरिएबल, रेंडर प्रोसेस, रेंडर मेथड ऑटोमेटिकली कॉल्ड, आफ्टर दैट डेटा चेंज इनटू एक्चुअल डॉम। ठीक है, दैट इज विजिबल टू यूजर। ऐसा आप कह सकते हो। समझ आ रही बात? तो हर चीज के फिक्स है। तो अब आईडी नेम एड्रेस, इसे कैलकुलेटर आधे लोगों ने नहीं बनाया। मैंने आज नहीं बनाया कैलकुलेटर, लेकिन बनाना चाहिए था। देखो मैं कह रहा हूँ, अभी ग्रुप में कितने लोगों ने डाला देखो। सबको डालो, अगर नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इतना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टीज केवल और केवल ज्यादा आएगी वो जब मैं रिडक्स पढ़ाऊंगा, बाकी तो इजी है। सर आपने जो बताया था सर, एक्चुअल डॉम वर्चुअल डॉम में, सर इसमें रेंडर तो कहीं यूज हो नहीं रहा है सर, ऑटोमेटिकली रेंडर हो रहा है सर। कहाँ ऑटोमेटिकली रेंडर हो रहा? पहली लाइन में आपने रेंडर लिखा है भैया, कहाँ ऑटोमेटिकली रेंडर हो रहा? देखो इंडेक्स डॉट जीएस फाइल, इंडेक्स डॉट जीएस फाइल में रेंडर मेथड क्या कर रहा है बताओ? जो आपने ऐप कंपोनेंट को लिखा है वो रेंडर ही तो हो रहा है। किसके ऊपर? रूट के ऊपर। और रूट क्या है? वर्चुअल डॉम ही तो है। तो रूट के ऊपर रेंडर करता है। मैंने सोचा सर उस फाइल में जाके रेंडर होगा। वो फाइल तो कॉल हो रही ना, कहाँ कॉल हो रही? देखो ऐप डॉट जेएस में कॉल हो रही ना, कस्टमर कस्टमर फाइल में लिखा आपने। यस सर, यस तो अल्टीमेटली कस्टमर एग्जीक्यूट हो रहा है ना बैकग्राउंड में। यस। नहीं आ रही बात समझ में? क्या आ रही है? अब आ जानी चाहिए, कायदे से हमने काफी समझा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें हैंडलर बनाना है। तो आपको क्या करना है? देखो घर जाकर के आपको क्या करना है? कस्टमर का ये हैंडलर बना देना है। ठीक है, कल सभी लोग लैपटॉप लेकर के आए, इतना काम करके आओ जो हमने बना के दिया, ये करके आओ। कर लोगे ना अपने आप से? मैं कोड भेजने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, खुद करना है आपको। खुद ये करके ले आओ। डिजाइन आप अपने अपने बना लो। हमें तो आईडी 4 वेरिएबल से मतलब है। कोशिश करो नेम जो हमने रखा वो रख करके आओ। सीएसएस क्लास होगी आज। अभी मैं आऊंगा 10 मिनट बाद में, 10-15 मिनट में आऊंगा। अभी 2-3 मिनट अभी रहेंगे यहीं पर, इसके बाद आऊंगा। तो अभी आपको मैं टास्क समझा दूं क्या करना है। तो आपको क्या करना है? आपका टास्क समझो जरा। आपका टास्क क्या है? आज का टास्क क्या है कि आपको क्या करना है? ये जो हमने पेज बनाया, ये पेज बनाना है और बार बार स्टेट वेरिएबल को समझो, उसके इवेंट्स को समझो। इवेंट्स, स्टेट, रेंडरिंग, ये जो पूरा प्रोसेस को समझ जाओगे, रिएक्ट इजी हो जाएगा। नहीं समझोगे, अगर आप स्टेट को नहीं समझ पाओगे तो रिएक्ट पे काम करना डिफिकल्ट है। और स्टेट इतना डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा, आराम से आप काम कर सकते हो।
हेलो वीडियो में सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी। हेलो सर। सर बीएलएल का पार्ट बता दीजिए एक बार। बीएलएल का पार्ट तो कल बताऊंगा मैं। हमने ना उनकी कंप्लेन करी हुई है विम्यू की, आप लोग चाहो तो कंप्लेन कर सकते हो। मैं आप लोग भी चाहो तो एक दो कमेंट दे सकते हो उस पे। जैसे वो पूछ रहे हैं ना धीरज, धीरज आपको यहाँ पे कमेंट देना है, मैं बताता हूँ कहाँ लिखना है कुछ। अब ये बात वैसी है कि अभी आपकी जो फीस है, मान लो आपकी फीस 10,000, हम कहे कि नहीं हमने आधा पढ़ लिया, अब आपकी फीस हो गई 1 लाख रुपए, तो दोगे आप क्या? सर उसको दो डिफरेंट अकाउंट से कनेक्ट नहीं कर सकते, एक और अकाउंट ले लें और उस पर बाकी का करें? भाई ऐसे काम होते नहीं है ना, हमारे वीडियो तो वही है, उस पे फिर वो कुछ टाइम में कहें कि आपने जो है अलग अकाउंट कर लिया। तो सर आप ये वकील ये कर लो ना। वीडियो के लिए लिंक्डइन, हाँ वकील भी करो तो टाइम तो लग तो रहा है ना। मैं तो वकील और जज सब करूंगा जो करना है, ठीक है। मैं कोई और सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहा हूँ, तो ये लिंक है, मैं आपको भेज देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। होता है भाई, और भी होते हैं, लेकिन काम करने टाइम तो लगेगा ना, इंटीग्रेशन है, सारा कोड है। अभी 3-4 दिन में हुआ नहीं है, हम कुछ और सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इमीडिएट 4 दिन में बंद करके सारा रेडी हो जाए, ये इतना इजी नहीं है। सारा वहां से सारा वीडियो उठाना, उसकी एपीआई चलाना, सारा टेस्ट करना, पता चला आप देख रहे हो क्या कहते हैं रिएक्ट का, आपको दिख रहा है पाइथन का, पाइथन वालों को कुछ और दिख रहा है। सारा कॉम्बिनेशन से सारा, एक एक बच्चे को जो वीडियो देखना वही तो देख पाएगा ना वो। हाँ, तो वो भेज ही रहा हूँ, मजबूरी है, नहीं भेजना फिर भी भेज रहा हूँ। कुछ लोग अगर इस पे कमेंट डालना चाहे तो डाल सकते हैं अपने, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे भाई अब्यूजिंग लैंग्वेज कोई भी ना यूज करे, ठीक है। किस टाइप का कमेंट डालें सर, मतलब? बस नॉर्मली आप कह सकते हो कि विमियो आप इसको करेक्ट अपने करो, अपने ओपिनियन इतना तो देना है कह सकते नॉर्मल। हैं। हाँ हाँ, नॉर्मल ओपिनियन देना है, ठीक है। विकास सर ने लिखा है, सारी बातें लिखी है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। हमने उनसे यहाँ सर तक भी कहा 12 था बजे चलो सर आप ठीक है बता हम रहे हैं 3 मंथ का सीएसएस आपको। क्लास भी होगी? हेलो? हाँ हाँ, हेलो? सीएसएस की होगी ना, 12 से 2 जो क्लास होती है। और सर वो सर काउंसलर ने सर वो रिज्यूम बिल्डिंग से रिलेटेड कोई क्लास करी है 12 बजे, सर वो ज्वाइन करेंगे सीएसएस? ऐसा है, ऐसा है तो मुझे जी पता नहीं, अगर ऐसा होगा तो देखेंगे। चलो ऐसा होगा तो हम जी आते हैं, सर। बताते हैं ना आपको, अगर ऐसी कोई क्लास होगी तो रोक सकते हैं। ठीक, ओके सर। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने दो, लेकिन ये प्रैक्टिस करके आएंगे कल। हाँ सर मैंने कुछ पूछना है आपसे। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ, रुको 1 सेकंड वेट करो। सर वो सर जैसे कि हम जो सेट जो वैल्यू करते हैं, हम रिजल्ट में जो आउटपुट आता है ना, हाँ रिजल्ट रिजल्ट ठीक में है, जो बोलो बोलो। आउटपुट हाँ, जो रिजल्ट में आउटपुट आता है वो हम किसी उसमें दे सकते हैं, जैसे कि हेडिंग में दे सकते हैं वो। कहीं भी दे सकते हो, वो वेरिएबल है, आप करली ब्रेसेस लगाओ, कहीं लिख दो, जहां लिखोगे वो चेंज होते सब दिखाई देगा। क्योंकि मैं कर रहा था तो हेडिंग में शो नहीं कर रहा था वो। हेडिंग में कहाँ लिखा आपने? करली जैसे ब्रेसेस कि हम कहाँ लगाया इनपुट में उसके? जैसे कि हम इनपुट में इनपुट लिखते हैं में, ना। इनपुट में वैल्यू देते हो, अगर अगर आपको हेडिंग में लिखना है, मान लो यहाँ पर आपको हाँ क्या करना जी। है, हेडिंग में लिखना है कुछ। देखो समझने की कोशिश करना है। देखो मैं एक चीज लिख देता हूँ, मान लो आपने H1 टैग लगाया, सॉरी एक सेकंड, एक चीज देख लो, अगर देखना ही चाहते हो तो। जावा स्क्रिप्ट हमने कहा, हमने यहाँ पर एक H1 टैग लगा दिया, H1 टैग लगा दिया, और ध्यान देना H1 टैग लगा दिया, और H1 टैग के अंदर मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया क्या, आईडी कॉलन, और यहाँ पर करली ब्रेसेस में क्या लिख दिया, आईडी लिख दिया। दिखाई दे रहा है आपको, जो आईडी थी आईडी लिख दिया। अब देखना हाँ गौर जी। करना क्या होगा, अब गौर करना क्या होगा, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था, ठीक है। अच्छा नहीं, रिकैप ये है ना, ये जो डॉक्यूमेंट देखो आईडी अभी यहाँ है, देखो मैं यहाँ टाइप करूंगा, मैंने यहाँ 10 किया तो आईडी एक्चुअल आईडी चेंज होगा। देखो वहां चेंज हो रहा है, हाँ देखो जी। हाँ जी। ये पावर, देख रहे हो आपका
क्यों? हाँ क्योंकि रेंडर वो वहां भी करे ना, आईडी जहां जहां करे, पेज पे 1000 हिस्से पे कनेक्टेड रहेगा वो एक आईडी वेरिएबल को। यही काम अगर जावास्क्रिप्ट में करते तो 15 जगह आपको गेट एलिमेंट पे आईडी लिखना पड़ता, नहीं लिखना पड़ता? हाँ जी अब वो सब गया, कहा नहीं गया। हम क्या करें, एक जगह चेंज से तो बहुत, लेकिन जो पार्ट मैंने सिखाया उस पर फोकस करो कि भाई आईडी उसको एलिमेंट्स को पढ़ना पकड़ लो, फिर देखो आप कैसे आप स्विच करोगे इधर उधर। एक जगह चेंज करो, 50 पेज पे आपको एक साथ दिखाई देगा चेंजेस। ये पावर ऑफ स्टेट है। ठीक है, जी लिख गया ये चेंज होता हुआ? हाँ जी सर। चलिए ठीक है, आज इतने रहने थे। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ते हैं। मैं मीटिंग जो है क्लोज कर रहा हूँ और दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ।